तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो उसी तरीके के व्यक्ति हैं जो बताते हैं लोगों को कि जब रास्ता किसी को दिख नहीं रही होता तो वो रास्ता दिखाने में माहिर है। टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट कहते हैं उनको। कॉर्पोरेट लॉ में माहिर है। संयुक्त परिवार में मेरा जन्म हुआ। हर मंच पे या कहीं पे भी जाता हूँ तो अपना रोल मॉडल अपने दादाजी को ही मानता हूँ। आप ये मानते हैं कि बॉर्न विद गोल्डन स्पून होता है? इसका डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? बिल्कुल। तो मेरे ग्रैंडफादर ने वो फोटो देख के कहा, ये देख लिया वो तो ठीक है, अब ये बताओ ऐसी इमारत कब बना रहे हो। क्या बात। पीजी गोरडिया स्कूल से आपने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद आपने नारसी मोंजी से आपने मास्टर्स किया, एलएलबी किया। तो राजस्थान के साथ आपने अभी कैसा रिलेशन मेंटेन कर रखा है? बीइंग इन मुंबई, आप बॉम्बे में अपना बिजनेस चलाते हैं। क्योंकि बचपन से हम संयुक्त परिवार में रहे कि लोग सवा मणि का प्रसाद लगाते हैं अपने राजस्थान में मंदिरों में, तो हमने चालू किया गो सवा मणि, गाय के चारों की सवा मणि करो। लगाव आपकी माताजी रेखा खेतान से इतना प्रगढ़ था कि लोग इसके बारे में अभी भी बात करते हैं। मेरी माताजी का देहवासन बहुत ही अकस्मात हुआ, परंतु जो हर पहलू में गेम चेंजर है, तो आई एम श्योर आपने किया है। आपने भी साची के बारे में बात करी, अपनी वाइफ के बारे में, दैट कि उन्होंने किस तरीके से आपको और परिवार को संभाला। तो आपके लिए एक मैसेज है उनका, मैं चाहूंगा कि हम दोनों मिलकर वो मैसेज भी जरूर देंगे। इट इज अ सरप्राइज फॉर यू। नमस्कार, स्वागत है आपका गेम चेंजर विद एमजे में। आज मैं हूं बॉम्बे में, मुंबई में, जो सपनों का शहर है, माया नगरी है। एक कहावत है कि बॉम्बे आपको जीवन में 3 बार बुलाती है। पहली बार आप सिर्फ बॉम्बे देखने आते हैं, अगर दूसरी बार आप बॉम्बे वापस आ गए तो बॉम्बे के रह जाते हैं। इस सपनों का शहर ऐसे ही नहीं बना है। और एक कहावत भी है। मैं अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराऊं उससे पहले मेरे को 4 लाइनें दिमाग में याद आती है उनके बारे में। कहते हैं कि जिंदगी में जब सब कुछ बिखरने लगता है ना, तो 2 तरीके के लोग सामने आते हैं। एक व्यक्ति वो कहेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। दूसरे तरीके के व्यक्ति वो होते हैं जो आपको बताएंगे कि रास्ता आगे बहुत ग्रीन है, बहुत अच्छा है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो उसी तरीके के व्यक्ति हैं जो बताते हैं लोगों को कि जब रास्ता किसी को दिख नहीं रही होता है तो वो रास्ता दिखाने में माहिर है। टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट कहते हैं उनको। कॉर्पोरेट लॉ में माहिर है। स्वागत करते हैं अक्षत खेतान का, जो फाउंडर है एयू एडवाइजरी और लीगल सर्विसेज के, जिसको एयूसीएल कहते हैं। स्वागत है अक्षत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो जब मैं गेम चेंजर के बारे में बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम आपकी जर्नी को समझना चाहते हैं। तो बचपन में आपको जो विरासत में मिला, संघर्ष मिला, सफलता मिली, क्या बचपन में आपको देखने को मिला? साथ में ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आपका जन्म घाटकोपर में हुआ है, मुंबई में, और आपकी जो विरासत है, जब मैं विरासत कहता हूं कि दादा दादी और पिताजी की बात होती है, उनकी पैदाइश और उनका जो रूट्स हैं आपके झुंझुनू राजस्थान में, तो उसके बारे में आप बताइए, क्या मिला विरासत में आपको बचपन में? तो मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी खेतान एक बहुत ही सफल व्यावसायिक और औद्योगिक रहे हैं अपने जीवन काल में। उनका जन्म झुंझुनू राजस्थान में हुआ और उनकी कर्म भूमि महाराष्ट्र और गुजरात रही। संयुक्त परिवार में मेरा जन्म हुआ। घर में दादी, चाची, ताई, मम्मी, पापा, कजिन्स, अपने बहन भाई, सबके बीच में हमारा रहना, पालन पोषण सब कुछ हुआ। परिवार में सब कुछ कुशल, समृद्ध और उपलब्ध रहा। अब ये हमारी विरासत लौकिक तौर पे हो गई, पर साथ में इस विरासत को संजोए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए और आगे विकट परिस्थिति भी अच्छे से सामना कर सके, तो इस विरासत के साथ साथ मैं ये गर्व से कहता हूँ कि मेरे दादाजी ने हमें यह भी सिखाया कि हमें संघर्ष करना आवश्यक है। हर बार कोई भी चीज या कोई भी वस्तु हो, वो हमारे लिए उपलब्ध तो होती थी, पर उसकी कद्र अहमियत भी हमें सिखाई गई। उतने ही निष्ठापूर्ण वातावरण में जितना कोई भी एक सामान्य व्यक्ति
और सामान्य भारतवर्ष के युवा का जीवन रहा होगा। तो विरासत और संघर्ष दोनों ही हमारे परिवार में हर व्यक्ति को करना पड़ा और इसे हम हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। विरासत और संघर्ष आपने कहा कि दोनों साथ में चलनी चाहिए। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है जितने भी युवा हमको देख रहे हैं आज। बट मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपके दादाजी ओम प्रकाश जी, आपकी माता जी रेखा जी, आपके पिताजी अशोक जी और जॉइंट फैमिली, अगर इन तीनों को मैं एक साथ रखता हूं तो किसने आपकी सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित किया इन तीनों में मैं आपको पूछूं तो निजी जीवन में हमारे दिनचर्या का, हमारे में अच्छी सोच, हमारे को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारी माताजी ने सदैव प्रेरित किया। और अगर मैं ब्रॉड लेवल पे बात करूं तो जो दुनियादारी जिसको हम कहते हैं, सामाजिक परिस्थितियों को समझना हम जिसको कहते हैं, उसमें मेरे दादाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक कहते हैं हम कि रोल मॉडल, तो मैं आज भी अपने हर मंच पे या कहीं पे भी जाता हूं तो अपना रोल मॉडल अपने दादाजी को ही मानता हूं। उनका एक हमेशा से ये कहना था कि बहुत बड़ी चीज बहुत बड़ी सोच से उपलब्ध नहीं होती है, पर बहुत छोटी चीज को समझने से होती है। और इन चीजों को अपने निजी जीवन में प्रैक्टिकली उतारना और उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, वो हमें बहुत बखूबी सिखाते थे। जो आपने रोल मॉडल की बात की अक्षत जी, अगर आज के युवाओं को जाके आप पूछें किसी से भी कि आपके रोल मॉडल कौन है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जवाब दे पाते हैं ठीक से। वो रोल मॉडल ज्यादातर शायद किसी बॉलीवुड स्टार को मान लेते हैं या किसी स्पोर्ट्स पर्सन को मान लेते हैं। ओके, वो रोल मॉडल हो सकते हैं, बट जीवन में अगर आपका परिवार का कोई व्यक्ति आपका रोल मॉडल बन जाता है तो इससे बेहतरीन चीज हो नहीं सकती। जैसे आपने अपने दादाजी का जिक्र किया, ओम प्रकाश जी का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोविड 2020 में ही पास्ट अवे, तो आप उनके बहुत ज्यादा करीब थे। तो मेरे को ये भी बताया गया रिसर्च के दौरान कि स्टॉक मार्केट भी आपने उनसे ही सीखा। बेसिक फाउंडेशन जो बिजनेस की थी वो आपने दादाजी से ही सीखी। हावेवर एक कहावत ये भी है मारवाड़ी कम्युनिटी में, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं मारवाड़ी कम्युनिटी के, एंड आई लव देम। जितना बिजनेस एक्यूमेंट उनके पास है वो किसी के पास नहीं है। ये कहावत है कि मारवाड़ी बच्चे को अगर आप 100 रुपए देते हैं तो वो आपको 110 रुपए ही वापस ला के देगा, ये क्लियर होता है। तो जब आप देखते हैं, मैं जब दादाजी के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, स्टॉक मार्केट का आपने सीखा, तो क्या है जो बिजनेस इन्वायरमेंट बचपन से ही था साथ में आपके? संयुक्त परिवार होने के वजह से जब हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ लिख रहे थे, उस वक्त भी घर पे हम ये सारी बातें, व्यापार की बातें सुनते थे। तो ये कह सकते हैं, जिस प्रकार से आपने खुद ही कहा कि मारवाड़ियों के खून में ही व्यापार होता है, तो हमने बचपन से वही सीखा। और घर परिवार का वातावरण, कहीं आसपास जाने का वातावरण हमेशा यही रहता था कि भाई अपने को आगे कैसे बढ़ना है, क्या ऐसा उत्पाद करना है जिससे लोगों को, समाज को फायदा प्राप्त हो। वो कहते हैं ना कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। हमारा जन्म भले ही वैसे ही हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कीमत, कदर और उसको उपयोग करने का तरीका हमें बखूबी सिखाया गया। और इसके लिए आप ये मानते हैं कि बॉर्न विद गोल्डन स्पून होता है? इसका डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? बिल्कुल। जब पढ़ते लिखते थे, हमारे साथ ही हम और बच्चों को देखते थे, तो जो आकर्षक वस्तुएं, जो सामान, जो हमारे घूमने फिरने का, जाने का, वेकेशन पे जाने का तरीका, अब उस वक्त तो वही हमारी समझ होती थी। जिस प्रकार के कपड़े हम पहनते थे, गाड़ियों में जाते थे, तो ये हमें लगता था कि सब कुछ बहुत अच्छा है। पर सब कुछ बहुत अच्छा है, उसमें यह ना भूल जाए कि वो अच्छा को प्राप्त कैसे किया गया। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब हम एक बार मलेशिया टूर पे गए। पीजी गोरडिया स्कूल में? हाँ जी। तो वहां पे हमने ट्विन पेट्रोना टावर्स देखा, जो उस टाइम पे ट्विन टावर सबसे लंबा एशिया का कहलाता। लोग जाके पिक्चर खिंचाया करते हैं। अभी पुरानी बात बता रहा हूँ। अब वो फोटो देख करके अमूमन तौर पे माता पिता, ग्रैंडफादर बड़े खुश होते हैं, हम भी बड़ी खुशी से दिखा रहे हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर ने वो फोटो देख के कहा, ये देख लिया वो तो ठीक है, अब ये बताओ ऐसी इमारत कब बना रहे हो। क्या बात वेरी वेल सेड। तो इस प्रकार विकट परिस्थितियों में भी को समझाना हमें,
ये उनका हमेशा से लक्ष्य रहता था। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं बड़ा गर्व से कहता हूँ कि उन्होंने जो नींव रखी, उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा हमें दी, उसको ही हम आगे लेकर के जा रहे हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु उसके बावजूद उनकी हर एक बात, हर पल हमें ऐसा महसूस होता है कि न जाने में भी वो हमें कितना सिखा गए। पर अक्षय जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हमारे इस पॉडकास्ट को, इस शो को लाखों युवाएं भी देखते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप इनके लिए डिफाइन करें कि रोल मॉडल का मतलब क्या है, कैसे वो रोल मॉडल अपना चूज करें। जो हमारे देश के युवा देख रहे हैं आपको कब लगा कि यार मैं दादाजी से ही सीखूंगा या मैं दादाजी के पद चरणों पे ही चलूंगा? वो कैसे डिफाइन करे? युवा कंफ्यूज है में कि करना है क्या है। हर 6 महीने बोलता है कि रोल मॉडल ये हो गया, कभी ये हो गया। कभी आप किसी से सुनोगे नहीं कि स्वामी विवेकानंद मेरे रोल मॉडल है, या मेरे दादाजी रोल मॉडल है, या मेरे फादर साहब रोल मॉडल है। इसको कैसे डिफाइन करना चाहिए रोल मॉडल को? आप ये समझाइए सबसे पहले। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका लक्ष्य डिफाइंड नहीं है। मनुष्य और युवा को सबसे पहला अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहता है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो किस मुकाम पे जाना चाहता है। कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत आसान होता है कि आसमान की परिधि तक हम जाना चाहते हैं, पर मनुष्य को सबसे पहले अपना लक्ष्य डिफाइन करना पड़ता है। और लक्ष्य डिफाइन करके जिस भी रिजेम्बलेंस को, यदि अपनी परछाई को भी वो सोचता है कि ये सही है, तो उसे ही अपना रोल मॉडल मान लेना चाहिए। कोई टैग लगने से, कोई ब्रांड लगने से, कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट लगने से रोल मॉडल नहीं तैयार हो सकते। और आप तो ये बखूबी जानते हैं कि इस देश में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उनके रोल मॉडल कोई बड़े बहुत प्रसिद्ध लोग नहीं होंगे। बिल्कुल। निष्ठा और अनुशासन और आपका जब लक्ष्य निर्धारित हो, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। और देश के युवाओं को, भारत आज विश्व का सबसे अधिकतम युवा देश है, जो आगे जाके ये परिस्थिति नहीं रहने वाली है। तो युवाओं को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और हमें खुशी भी है कि इस दिशा में युवा आगे बढ़ रहा है, पर और सुदृढ़ता से इस चीज को अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने बहुत गोल्डन एडवाइस दे दी कि जरूरी नहीं कि आपका रोल मॉडल कोई बहुत बड़ा आदमी हो सकता है आपकी परछाई भी आपका रोल मॉडल हो, प्रोवाइडेड आप अपने लक्ष्य को और अपने पर्पस की तरफ बहुत क्लियर हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। विद दिस गोल्डन वर्ड्स मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपके दादाजी का और फादर साहब का बिजनेस इंसुलेटर सिरामिक का था, तो आपको कभी इंटरेस्ट नहीं आया कि उस बिजनेस की तरफ मोड़ा जाए या जाया जाए? या मुझे बिल्कुल इस चीज का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। और मेरा जो शुरुआती करियर रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, हालांकि मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल स्टडीज, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स का रहा है, लेकिन उसके बावजूद शुरुआती बैकग्राउंड मेरा मैन्युफैक्चरिंग लाइन की तरफ ही रहा है। पर जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, उस प्रकार से वो व्यापार भी एक दिन बीमार हुआ। और जब बीमार हुआ तब मुझे ये एहसास हुआ कि व्यक्ति अपने आप को कितना हताश महसूस करता है। एक व्यक्ति जो राजा की तरह रहता है, चलता है, फिरता है, घूमता है, एक व्यक्ति जिसके एक आवाज पे 5,000 10,000 लोग जी कहकर के खड़े हो जाते हैं, वो कितना विवश हो जाता है जबकि वो विषम परिस्थितियों से घिरा होता है। और मैंने ये देखा कि इस देश में ऐसे परिस्थितियों में रही गई व्यापारों को संभालने वाले व्यक्ति कोई गिने चुने एक दो ही रहे होंगे। उस वक्त मुझे लगा कि ये व्यापार तो बंद होता रहेगा, चालू होता रहेगा, लेकिन ये देश की बहुत बड़ी समस्या है और इसका निदान करना। और अगर इसका निदान नहीं हुआ तो हम आज कितना भी 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर ले, वो संभव नहीं हो सकता। एक पेड़ जो बीमार है उसको ठीक करके आगे बड़ा पौधा से पेड़ बनाना आसान है, बल्कि बीज से फिर उसका पेड़ तक वेट करने का सफर लंबा ही होने वाला है। पर आपका जो स्कूलिंग हुई, पीजी गोरडिया स्कूल से आपने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद आपने नारसी मोंजी से आपने मास्टर्स किया, एलएलबी किया,
बट जब हम रिसर्च के दौरान आपके दोस्तों से, आपके जानने वालों से बात कर रहे थे, तो हमें एक कॉमन लाइन निकल के आई कि अक्षत इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। अक्षत बचपन से ही स्ट्रीट स्मार्ट थे, अक्षत बचपन से एथिकल थे। जो ये फाउंडेशन होती है किसी भी व्यक्ति की, जब आपके लिए लोग कहने लगे कि आदमी ईमानदार है, एथिकल है और चीजों को समझता है, तो आपको क्या अनुभूति होती है जब लोग आपके पीछे ये बातें करते हैं? देखिए, ये सब जो है वो हर मनुष्य का आचरण होना ही चाहिए। लोग कहते हैं, मैं उनका आभारी हूं, पर मैं इसको कोई बहुत बड़ा गुण मान करके नहीं चलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं। हाँ, और एक बहुत अच्छी लाइन मैंने सदगुरु जग्गी वासुदेव से किसी कथा में, उनकी प्रवचन में सुनी थी कि इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन नॉट सेल लाइस। तो मनुष्य को तो ईमानदार, निष्ठावान, डिसिप्लिन्ड होना ही पड़ेगा। ये तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो जिस चीज को आप बेसिक मान रहे हैं आज के डेट में, बट दिस इज बिकम वेरी रेयर एंड हेंस ये हमारी रिसर्च टीम को भी जब रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि कॉमन जब चीजें आपको आने लगे ना, अथवा लोग कहते हैं आपके बारे में कुछ अनर्गल बातें कर लेंगे, बट ये बातें बड़ी कॉमन आई जब दोस्तों से बात कर रहे थे। खैर, जब मैं अब बात करता हूँ राजस्थान के बारे में, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जरूर, क्योंकि राजस्थान के जो लोग हैं वो अपने व्यवहार में, अपनी कुशलता में बड़े प्रेमी किस्म के लोग होते हैं, और मेरे राजस्थान से बहुत क्लोज नाता रहा है मेरा। पर जब राजस्थान के जो रूट्स आपके झुंझुनू के रहे हैं, तो राजस्थान के साथ आपने अभी कैसा रिलेशन मेंटेन कर रखा है? बीइंग इन मुंबई, आप बॉम्बे में अपना बिजनेस चलाते हैं, राजस्थान जाना होता है आपका, क्या रिलेशन है झुंझुनू के साथ आपका अभी? साल में कम से कम 4 बार मैं झुंझुनू जाता हूँ, जी। क्योंकि बचपन से हम संयुक्त परिवार में रहे, तो हमारे वेकेशन में एक ये प्री कंडीशन थी कि हमें कोई बड़ा मंदिर, प्राचीन मंदिर विजिट करना है। अधिकतर हमारे जो वेकेशन रहे हैं वो हिंदुस्तान की तीर्थ यात्रा ही रही है, और चूंकि हमारे रूट्स राजस्थान से हैं, तो खाटू श्याम जी, सालासर जी, हमारी कुल देवी जो झुंझुनू में है, उनके दर्शन करने हमारे माता पिता हमें लेके जाते रहे हैं। अच्छी बात यह है कि विवाह पश्चात मेरी जो धर्मपत्नी है साची, वो भी बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, और उसका भी झुकाव जो है वो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा है। अभी आज हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही मैं झुंझुनू में था। तो धार्मिक दर्शनों के लिए और वहां पे सेवा कार्यों के लिए, दोनों चीजों में हम तत्पर रहते हैं। कोरोना काल में 60 कॉन्सेंट्रेटर्स, जो उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध नहीं थे ऑक्सीजन के, 5 लाख 3M के मास्क और कितने ही पीपी किट्स हमने झुंझुनू में उपलब्ध करवाए, शिविर लगवाए। आज भी हर साल गर्मियों के समय में पानी की व्यवस्था, सर्दियों के समय में कंबल की व्यवस्था। एक हमने वहां पे ये भी चालू किया कि लोग सवामणि का प्रसाद लगाते हैं अपने राजस्थान में मंदिरों में, तो हमने चालू किया गो सवामणि, गाय के चारों की सवामणि करो, जिससे कम से कम वेस्टेज नहीं हो। आज लोगों के घर में मिठाइयाँ जाती है, कोई नहीं खाता है। लोग कहते हैं डायबिटीज हो गई है, हमारे यहाँ मीठा कोई नहीं खाता है। तो इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे प्रकल्प हमने शुरू किए। नहीं, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए हमारे दर्शकों के लिए। आपने गाय की सेवा मनी के बारे में बात करी, वो क्या होता है एग्जैक्ट? तो ऐसी एक मान्यता है लोगों में कि यदि हमारी कोई इच्छा पूर्ति हो गई, तो हम 1.25 मण, जिसको आज हम 51 किलो कहते हैं, भगवान के आगे प्रसाद लगाएंगे। बहुत अच्छा है, लोग ईश्वर से भी करते हैं, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो हमने झुंझुनू में एक प्रकल्प शुरू किया कि आप मंदिरों में ये चीज करके आप लोगों तक, अपने रिलेटिव्स तक बांट रहे हो, तो यहाँ की जो गौशालाएं हैं, जहाँ पे बीमार गायें हैं, जहाँ पे वो गायें हैं जिनको कत्लखानों में लेके जाया जा रहा था, उनके लिए आप चारा उतना इकट्ठा करके यहाँ पे दान करिए। 51 किलो चारा हर गौशाला में जाके आप दान करिए। हर गौशाला में नहीं, आपने एक इच्छा आपकी पूरी हो गई, आपने 51 किलो कोई भी गौशाला में दान कर दिया। इससे बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। ये आपके परिवार ने चालू किया? ये बिल्कुल मेरे ग्रैंडफादर का थॉट प्रोसेस था। वेरी नाइस। क्या नाम बताया आपने इसका? गौ सवामणि। गो सवामणि।
हाँ आई जी। थिंक जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमें, आई थिंक इससे इंटरेस्टिंग बात मैंने नहीं सुनी, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अक्षत जी को भी कहा। इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई और बहुत नेक दिल बात बताई कि जब भी हमारा कुछ काम होता है, हम जाके भगवान के सामने, ये अपनी आस्था है, ये करनी चाहिए। हम 51 किलो 11 किलो मिठाई या सब कुछ चढ़ाते हैं, पर जो गाय के प्रति, गौ माता के प्रति जो सेवा भाव है और जो करना चाहिए, आई थिंक ये मैं चाहता हूं जितने भी लोग देख रहे हैं, ये नोट डाउन करके रख लीजिए आप भी। अगर आपको मौका मिले तो इसमें आप भी आगे बढ़ के आए। आप बताएं, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस प्रकार से झुंझुनू से हम आज भी जुड़े हुए हैं, जी क्योंकि हमारे रूट्स झुंझुनू के रहे हैं। पर्यटन के हिसाब से भी जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, हम घूमने फिरने जाते रहते तो हैं। अक्षय जी, अभी ये तो बात हो गई, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ कि आपका परिवार झुंझुनू से रहा, आज भी आप झुंझुनू में लगे हुए हैं, जब भी झुंझुनू की जरूरत पड़ती है आप खड़े हैं, चाहे कोविड का दौरान हो या गौ माता की सेवा करने की बात हो, गौशालाओं में काम करने की बात हो, जो नया नया काम आपके दादाजी ने प्रकल्प चालू किया उसको आगे बढ़ाने की बात हो। फर्ज करिए कल आपको फोन आता है दिल्ली से कि झुंझुनू से आपको चुनाव लड़ना है, तो अक्षत खेतान करेंगे क्या? अपना बिजनेस वाइंड अप करके समाज सेवा में लग जाएंगे या मना कर देंगे कि नहीं मुझे तो अब यही करना है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चुनाव लड़ना या राजनीति में आना समाज सेवा की कोई प्री रिक्विजिट है या रिक्वायरमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति जितनी यथाशक्ति यथामति समाज सेवा कर सकता है। मेरा निजी रूप से राजनीति में आने का ना कभी कोई लक्ष्य रहा है ना है। हालांकि राजनीति ने हमें एक बात और सिखाई है, नेवर से नेवर। तो आगे जाकर के जीवन किस करवट क्या मोड़ लेता है हमें नहीं पता, पर अभी मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन यदि दिल्ली से मेरे पास में ऐसा कोई फोन आता है कि आपको ये समाज सेवा के लिए कोई अच्छा कार्य करना है, किसी की मदद करनी है, तो यथाशक्ति यथामति मैं जरूर करूंगा, अग्रसर रहूंगा और खड़ा रहूंगा। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, और बिकॉज हम तो इसी काम में हैं, कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं, क्योंकि जो लोग बैठ के इन चीजों को देख रहे होते हैं, इस तरीके के काम करने वाले लोग हमारे समाज में, राजनीति में बहुत ज्यादा आवश्यक है। हो सकता है जीवन में कभी आपको मौका मिले समाज को वापस देने का, आप दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली यू आर देयर, बट कभी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की बात आएगी तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका मत क्या होगा। एक तरफ अपना बिजनेस चलाते हैं और एक तरफ जो आप समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं, बट मैं अभी इससे निकल के बाहर झुंझुनू से मैं आपके जीवन के एक अभिन्न अंग को टच करना चाहता हूं। जैसे आपने बताया कि अभी 2 दिन पहले आप झुंझुनू जाके दर्शन करने गए थे, और जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे ये पता चला कि आज भी आपके घर में जो आपकी माता जी का पिक्चर है, आप आके सबसे पहले प्रसाद उनके सामने फ्रेम के सामने रखते हैं कि मम्मी पहले खाएगी। देह से वो नहीं है, शारीरिक रूप से संसार में नहीं है, पर जीवन में आपके अभी भी हैं, क्योंकि ये बहुत विरले देखा गया है किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी जिस तरीके का आपका भाव माँ के प्रति है कि मैं प्रसाद भी लाऊंगा तो मम्मी को सबसे पहले खिलाऊंगा, मैं घर से बाहर भी जाऊंगा तो मम्मी से बात करके जाऊंगा, आऊंगा तो भी मम्मी से बात करूंगा। ये हमें रिसर्च के दौरान पता चला कि आपका लगाव आपकी माता जी रेखा खेतान के साथ इतना प्रगढ़ था कि लोग इसके बारे में अभी भी बात करते हैं। जब 2024 में उनकी जब सडन डेथ हुई तो मेरे ख्याल से आपका परिवार पूरे तरीके से बिखर गया होगा मेंटली तौर पे, तो आपने कैसे अपने परिवार को संभाला? और जब मैं माँ की बात करता हूँ, सब कहते हैं ना, जितने भी लड़के होते हैं, मैं भी हूँ आप भी हो, ममाज बॉय हमेशा हमें टैग मिला हुआ है, जो हम खुश होके लेते हैं। हम जब खुश होके लेते हैं, सारे जितने भी बॉयज देख रहे हैं वो इस चीज से एग्री करेंगे कि मुझे भी घर में कहा जाता था कि ममाज बॉय। जब ममाज बॉय का ये बात होती है और जब आपके जीवन से एक अभिन्न अंग, कहते हैं ना, एक तरीके से एक हाथ काट के चला गया, तो परिवार को कैसे संभाला आपने? आप उसके बारे में बताएं। मेरी माताजी का देहवासन बहुत ही अकस्मात हुआ, परंतु मैं आपको बताऊं कि मेरी माताजी की सीख और संस्कार ही थे जिनके कारण सारी चीजें संभली भी, आगे भी बढ़ी। और इसमें
मेरी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा साची का। वो एक नींव और चट्टान दोनों के तरह मेरे साथ में खड़ी रही और आज भी खड़ी है, और हमारे परिवार को उसने बांध करके रखा। एक बात मेरी माताजी हमेशा कहती थी कि अक्षत, जितनी बड़ी गाज गिरती है रास्ता उतना ही बड़ा खुलता है। मैंने वो बात को उसमें भी अपना लिया कि क्या पता हमारा साथ शारीरिक रूप से यहां तक का ही होगा, क्योंकि हम बचपन से मंदिर धार्मिक स्थान जाते रहे तो हमें पता है कि हर सोल का एक पर्पस है। तो शारीरिक रूप से हमारा साथ इतना ही होगा, पर मुझे ये महसूस होता है कि मेरा मार्गदर्शन मुझे गलत रास्तों से भटकाने से बचने के लिए आज भी मेरी माँ मेरे साथ में खड़ी है और मुझे गाइड करती है। आपको लगता है अगर आपकी माताजी अभी होती जीवित, आपको इस मुकाम में देख के, जब आप बड़े बड़े मंचों में जाते हैं, आपका सम्मान होता है, आपको अलग अलग तरीके के अवार्ड्स मिल चुके हैं हर बड़े से बड़े फोरम में, तो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है आपको देख के? मैं आपको एक बात बताऊंगा मनोज जी, जब मैं पढ़ रहा था, जिस वक्त मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं गेम चेंजर्स विद एमजे कर रहा होगा आपके साथ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उस वक्त मेरी माताजी मुझे कहती थी कि अक्षत, एक दिन मैं ये देखती हूँ कि तुम इतना आगे जाओगे कि अपने पूरे खानदान में किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। मेरे ग्रैंडफादर मुझे कहते थे कि एक दिन अक्षत तुम इतने बड़े आदमी बन जाओगे कि तुम खुद सोच नहीं सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। उस वक्त मैं उनको ये कहता था, नहीं 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 नहीं, मेरे लिए तो बाबा आपके साथ ही काम करना है, आप जो बोलोगे वो ही करना है। परंतु ये तो विधाता का जो लेख है और बड़ों का आशीर्वाद है, हमारी मेहनत है जो हमें यहाँ तक लेकर के आई है। हमें यही लगता है कि बस भगवान सद्बुद्धि कायम रखे। कहते हैं पूत के पांव पालने में भी नजर आते हैं, एंड आई गेस जो आपके दादाजी और आपकी माताजी ने प्रिडिक्शन किया आपके बारे में, और जो हम कहते भी हैं कि जो गेम चेंजर होता है वो व्यक्ति वो नहीं होता जो बिजनेस में अपने लिए बड़ा मुकाम हासिल करता है। हमारे लिए गेम चेंजर व्यक्ति वो है जो हर पहलू में गेम चेंजर है। तो आई एम श्योर आपने किया है। आपने भी साची के बारे में बात करी है, अपनी वाइफ के बारे में, दैट कि उन्होंने किस तरीके से आपको और परिवार को संभाला। तो आपके लिए एक मैसेज है उनका, मैं चाहूंगा कि हम दोनों मिलकर वो मैसेज को जरूर देखें। दिस इज सरप्राइज फॉर यू। अच्छा, क्या आज भी अक्षत जी अपनी माँ को याद करके काफी इमोशनल हो जाते हैं? Yeah, a lot of times. Like just yesterday we returned from a holiday and हम कोई प्रसाद लाते हैं तो he has to, make his mother eat it first. He will keep it in front of her frame that, वो प्रसाद उन तक पहुंच जाए किसी भी तरीके से। अगर आज अक्षत जी की माँ उन्हें इस मुकाम पर देखती हैं तो आपके हिसाब से उनका पहला रिएक्शन क्या होता, और आपको क्या लगता है अक्षत जी उस पल उनसे सबसे पहले क्या कहते हैं? Every time we see him on the pedestal somewhere, I always think कि मम्मी जी को ये मोमेंट देखना चाहिए था। I think we both miss her and she is guiding him somewhere, she's protecting him somewhere, and she's happy wherever she is. She was very proud of her son. She would always say that, my son was born for the big game. And she knew that her son could do something someday. And today he has proved that each day that his mother has put in that effort behind the studies, behind the discipline, behind the manners, it has succeeded. अच्छा, ऐसा कोई समय रहा जब अक्षत जी की जिंदगी में आपको ऐसा लगा हो कि सब कुछ बिखर रहा है शायद, और उस मुश्किल वक्त में आपने उन्हें किस तरीके से हिम्मत दी, किस तरह संभाला? No, we both are very positive people. We only believe कि एक rejection will only lead to redirection. Everything in our life has been a biggest blessing, be it our friends, be it our business partners. They have stood by us like there is no tomorrow. Anybody, AK calls today also will come at 2 a.m., 3 a.m., whatever, and people will stand with him. अच्छा, हर सफल इंसान के पीछे कई ऐसी कुर्बानियां होती हैं जिनका जिक्र बहुत कम ही होता है। अक्षत जी के सपनों को पूरा करने के लिए आपने अपनी जिंदगी में कौन सी सबसे बड़ी ऐसी कुर्बानी या सैक्रिफाइस किया जिसका जिक्र शायद कभी खुलकर हुआ ही नहीं? I don't know. I think we have romanced hustle so much
दैट हमें लगता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट माई मैन हैज नेवर लेट मी गॉन थ्रू वन सिंगल बैड डे इन आवर लाइफ टुगेदर. अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट वी हैव, you know, we are so fluid that we've adjusted through. He's the kindest soul anybody can meet, and we've not had bad times. I can't think of a single bad time we've had together. We might have issues with people or in work or something in the house, but we've not had bad times. We don't see it as bad times. अच्छा, क्या ऐसा कभी हुआ कि अक्षत जी बाहर से आए और बहुत मजबूत दिख रहे हैं लेकिन घर आकर पूरी तरीके से टूट गए हों, और वो पल कैसा था? आपने उनको ऐसी सिचुएशन में कैसे संभाला? See, again, I think the world is romanticizing the hustle, कि दुख हो रहा है, कि कोई तकलीफ हो रही है. अक्षय जी in himself is such a positive guy that वो शायद घर आके दुखी नहीं होते. उनके अंदर का बच्चा गुम जाता है, वो सोचता है कि अब क्या. But together as a team we have always found a way, or we have looked out for each other's happiness as to how we can go forward. So I think हमारे घर में, especially the Akshat Khetan household, we've not had dull moments or bad days. We've had redirection days. अच्छा, अगर आपको अक्षत जी के उस वर्जन से बात करने का मौका मिले जो अपनी माँ को खोने के बाद अंदर ही अंदर दर्द से गुजर रहा था, तो आज आप उनसे क्या कहना चाहती? I think I would just say that, you know, she is with us and she is with you, and you never have to think that she is not there. In forces, in ways, she will give us signs that she is going to be there for us till the D-Day. थैंक यू मैम. Thank you so much. आपने तो एकदम इमोशनल कर दिया मुझे. I also had goosebumps while watching this. आपके साथ है आपकी मदर. बिल्कुल. इससे बेहतरीन बात नहीं हो सकती. पर आपकी वाइफ ने, साची ने, एक बहुत अच्छी बात करी कि we've been romancing the hustles together. ये बहुत बढ़िया और बेहतरीन लाइफ है. और जीवन साथी का इस तरीके से बात करना, इस तरीके से कॉन्फिडेंस देना, कि उन्होंने बताया कि जब भी समय में स्ट्रगल हुआ तो हमने जीवन को रीडायरेक्ट किया. कहते हैं उससे अच्छी बात नहीं हो सकती. तो साची के बारे में बात करते हैं अभी. आप उन्हें 30 साल से जानते थे. इसके पीछे क्या है? लव मैरिज थी, क्या था, उसके बारे में बताएं जरा. ये एक अरेंज मैरिज ही है, और आप इसको लव मैरिज कह सकते हैं क्योंकि हम 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं. और एक संजोग सी बात थी कि हमारे कॉमन फ्रेंड ने कहा, कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें सामने होती है फिर भी वो चीज़ें हमें दिखती नहीं है. तो उसी प्रकार से साची भी मेरे सामने ही थी और मुझे कभी समझ नहीं आया. तो कहने को तो ये अरेंज मैरिज थी, पर हम इसे लव मैरिज ही मानते हैं. वेरी नाइस. तो बट साची का जो जीवन में आपके योगदान है वो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया अमूल्य है. बट उसके अलावा शी इज इंडिपेंडेंट वुमन ऑल्सो. शी रन्स हर ओन कंपनी जिसमें वो ज्वेलरी डिजाइन का काम करती हैं और फ्रोजन फूड्स में भी बढ़ा रही है. तो क्या बिजनेस को लेके घर में चर्चा होती है कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में क्या रहा है? डू यू एक्सचेंज आइडियाज और यू बैक ईच अदर इन रिस्पेक्टिव बिजनेसेस? कैसा चलता है माहौल? तो हमारे दोनों का ही बिजनेस और व्यापार बहुत ही इंडिपेंडेंट है. दोनों अपने आप में क्रिएटिव हैं, अपना व्यापार देखते हैं, साथ में हम शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, पर इंटरडिपेंडेंट नहीं है. इंटरडिपेंडेंट नहीं है. तो डिस्कशन जो आमतौर पे व्यापारों में होती है, घर परिवार में होती है, वैसी डिस्कशन होती है. हमारे दोनों का यही मानना है कि किसी भी व्यक्ति का जो दर्द होता है वो उसके जीवन की तरक्की का सबसे बड़ा विस्तारक है. वेरी ट्रू. अगर आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं. बिल्कुल. और एक बात हमारा दोनों का ही मानना है कि इस दुनिया में व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ किससे होती है, तो वो होती है आपकी खुशी से. अगर आपको किसी को कोई मैसेज देना है जो आपको दुख, तकलीफ, ईड़ा पीड़ा पहुंचाना चाहता है, आप उसके सामने और खुश रहिए, आप उसके सामने और प्रबलता से निखरिए, ना कि आप किसी बात विवाद में पड़िए, ना कि आप किसी कन्फ्रंटेशन में जाइए. क्योंकि उस कन्फ्रंटेशन में जा करके
आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वेरी वेल सेड। अगर वो एक शुद्ध हिंदी देसी कहावत है नॉर्थ इंडिया में, जो जलता है उसको और जलाइए। अगर वो चाहता है आपको देखना उस तरीके से, तो आप उस तरीके से और दिखाइए, खुश रहिए, जीवन में मस्त रहिए। इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट था। बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से आप आते हैं, उसके बाद आपने खुद की एक फर्म बनाई, खुद की एक नींव रखी। जब जागरूकता की कमी थी तब मुझे लगा कि हमें इसे ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, और मैंने इस व्यापार को जब एक डिफॉल्ट कर देते तो उनके ऊपर टैग लग जाता चोर है। Whereas कि तू खून पसीना बहाता जा या तान के चादर सोता जा, ये कश्ती तो यूं ही हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। वाह, अपना लक्ष्य को निर्धारित रखो कि मुझे इससे बाहर निकलना। हमारे शो के माध्यम से कि कैसे टच बेस कर सकते हैं अक्षत खैतान। मैं आपको इसके पहले एक बात बताऊंगा, वो हमारे वेबसाइट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से हमें संपर्क कर सकते हैं, पर ऐसे हमारे तक ही पहुंचना आवश्यक नहीं है। बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं जिनका खामियाजा उन्हें करोड़ों में चुकाना पड़ता है आगे जाके। तो आपको एक सलाह देनी होगी स्टार्टअप फाउंडर्स को। गलतियां जस्टिफाई करने से अच्छा गलतियों को मान करके सुधारने की और काम करने की बहुत बड़ी जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हर जगह होती है। आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद कि कॉर्पोरेट लॉयर्स जो है, कोई एआई, कोई सॉफ्टवेयर, कोई हार्डवेयर डिकोड नहीं कर सकता और कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता। अब साक्षी के बारे में बात करने के बाद मैं आपके जीवन का एक पहलू और है। आपके जो ब्रदर है आयुष, उनका कहना ये है कि अगर हमारे घर को किसी ने संभाला माता जी के जाने के बाद, वो हमारे बड़े भाई अक्षत ने ही संभाला, क्योंकि अक्षत और आयुष के बीच में 9 साल का फर्क है एज का। तो देन ही सेड दैट वो हमारे लिए फादर फिगर ही हैं, और हमें कभी समझ में नहीं आया कि जीवन में क्या हुआ और कब हुआ। बट जो उनका जो बिजनेस चलता है लक्ष्य फाइनेंस में, आप आयुष की जर्नी को कैसे देखते हैं? हाउ ही हैज डन फेयर्ड इन लाइफ, जब आपने बिजनेस सेटअप करने में भी मदद करी उसकी? तो मदद शब्द मैं नहीं उपयोग करूंगा, मार्गदर्शन शब्द को ही मैं उपयोग करूंगा। ये उसका बड़प्पन है कि वो ऐसा मानता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि पूरे ही दुनिया में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आधारित नहीं होता है। हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है और हर व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ होता है। आपके जीवन में ये है कि आपको विवेकी बनना चाहिए, और वो विवेक का बीज आप एक मैसेज के रूप में, गाइडेंस के रूप में, अपने आचरण के रूप में किस प्रकार से उतारते हैं, उससे लोग सीख समझ लेते हैं। तो उसका बड़प्पन है कि वो ये कहता है कि मैंने घर को संभाला, पर मेरा मानना ये है कि मैंने घर को सबसे कम समय दिया। देखिए, आपके परिवार वालों का कहना अलग है। वो तो यू बीइंग मॉडेस्ट, जैसे आप शाहरुख खान के साथ इंटरव्यू करें तो वो इज आल्सो मॉडेस्ट लाइक यू ओनली। वो कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, बट व्हाट इज ही टुडे इज टुडे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बीइंग मॉडेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। आई एग्री व्हाट यू सेइंग। आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते वो अलग बात है, पर परिवार आपको क्रेडिट देता है इसके लिए। मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ जी। तो अभी मैं जब हम बात करते हैं आपके जीवन काल की, आपके बाल अवस्था से लेके युवा अवस्था, हमने सब बात करी। जैसे हमारा गेम चेंजर का एम है कि हम पूरी जर्नी पे बात करना चाहते हैं कि कैसे अक्षत खैतान इस जर्नी को पार करते हुए जहाँ हैं कैसे हैं। जब हम आप एयू के बारे में बात करना चाहेंगे आपसे। एयू मतलब मेरे हिसाब से एक तरीके से सोने का दूसरा प्रारूप होता है, खरा बिल्कुल सोना ही सही मान कहा लीजिए आप। जब एयू की जब शुरुआत करी आपने, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट था, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से आप आते हैं, उसके बाद आपने खुद की एक फर्म बनाई, खुद की एक नींव रखी, और आपने बताया कि कैसे वो आपको दिमाग में आइडिया आया कि खुद की एक यूनिट, जो इंडस्ट्री बीमार थी, पर आपने देखा कि इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इनको स्ट्रेस में मदद करता है। तो आई एम श्योर वहीं से आपको आइडिया आया। बट और दिमाग में क्या थॉट था? यू हैड अदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिजनेसेस यू कुड हैव चोजन, बट ये इजी लगा आपको कि लगा कि डिफिकल्ट पाथ है? कि क्या दिमाग में आया कि ट्रिगर किया कि अब यही करना है? मुझे ऐसा लगा कि इस देश में ऐसा कोई विकल्प है ही नहीं। आपको वकील मिल जाएंगे जो कोर्ट में केस दाखिल कर जाएंगे, आपको कोई फाइनेंस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे जो ऊंचे ब्याज पे आपको पैसा दिला देंगे, लेकिन एक
एंटरप्रेन्योर के जीवन में जब उसका लो होता है तब उसका साया भी हम कहते हैं कि उसका साथ छोड़ देता है। वही धर्मपत्नी को जब वो एलवी गुची के बैग दिला रहा होता है, स्विट्जरलैंड की ट्रिप करा रहा होता है, तो उसका पति सबसे अच्छा आदमी होता है। वही बच्चे जिनको वो रोज घुमा रहा होता है, उनको स्कूबा डाइविंग के लिए ट्रिप पे भेज रहा होता है, उनके लिए चार्टर फ्लाइट्स कर रहा होता है, उनको वो बहुत अच्छा लगता है, वो बुरा बन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने इस फील्ड को एक चुनौती के तौर पे स्वीकार किया कि क्या एक बार किसी का व्यापार बीमार हो जाए तो उसका अंत मृत्यु है? पुनर्जीवन की परिधि इस देश में उपलब्ध होने के बावजूद क्यों उसका संकलन सार्थकता से नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई कानून क्रिएट किया। सब कुछ होने के बावजूद जब जागरूकता की कमी थी, तब मुझे लगा कि हमें इसे ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। और मैंने इस व्यापार को मेरे व्यापार के शुरुआती दिनों में कभी भी कोई प्रॉफिट मोनेटाइजेशन या रुपये कमाने का जरिया समझा ही नहीं। मैंने ये समझा कि इससे कितने लोगों का कल्याण होगा और कितने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हमें बचपन से ही ऐसा सिखाया गया कि किसी की बद्दुआएं मत लो। तब मैंने देखा कि बैंकों में जब प्रमोटर्स जाते थे, जब सब कुछ अच्छा होता था तो आइए साहब बैठिए बैठिए, चाय कॉफी जो 4 मांगे। आदमी आ रहे हैं उनके लिए लेकर के, और जिस दिन उनका खाता एनपीए हो गया उस वक्त कितने पैसे आपने दबाए हैं, वहां बैठिए अभी टाइम नहीं, बुलाएंगे आपको। तो ये जो अंतर मैंने महसूस किया, ये इससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। ठीक है, जो फ्रॉड है, जो विलफुल डिफॉल्टर है, उनको आप वैसे ट्रीट करिए, लेकिन हर व्यक्ति वैसा नहीं होता है। कई बार पॉलिसियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती है, फोरकास्ट चेंज हो जाते हैं, वैश्विक तौर पे इतनी सारी चीजें हैं जो आपके व्यापार को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो उस व्यक्ति, उस प्रमोटर के, उस एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल के बाहर की बातें होती है। नहीं, बट आपने जब ये बात करी तो मैं इस जो पूरे डिस्कशन को यूं के मैंने 4-5 भागों में डिवाइड किया है, जी, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं, हमारी मास रीच है, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, इंडस्ट्रीज देखते हैं, बहुत सारे एसएमईज देखते हैं, इस चीज को स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो देखते हैं, मुझे मैसेज करते हैं दिन रात। तो मैं उनके भी कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। मैंने कुछ दोस्तों को मैसेज किए थे दैट आई एम गोइंग एंड टॉकिंग टू यू। तो एसएमई का एक बहुत बड़ा बेस है हमारे पास, जो हमारे ग्रुप्स हैं, वो हमने सब जगह कुछ क्वेश्चंस भेजे, उनको कहा कि अपने क्वेश्चंस आप भेजिए, हम अक्षर जी के साथ जा रहे हैं बात करने के लिए। तो आपको मैं रियल ग्राउंड के क्वेश्चन पूछूंगा, तो मैं चाहूंगा उसका सिंप्लीफाइड मैनर से आप जवाब दें। बिल्कुल। तो अक्षर जी, मेरे को किसी का एक सवाल आया, मेरे मित्र का, जानने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि मनोज, आप उनसे ये पूछिएगा मुझे कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और प्रमोटर्स होते हैं, जब एक डिफॉल्ट कर देते तो उनके ऊपर टैग लग जाता है चोर है। वेयरएज इंडिया में जो एनपीए है वो 6 से 7% का है, तो बचे हुए जो व्यक्ति हैं 90%, वो तो डिफॉल्टर तो नहीं है। तो बोले जो टैग लगता है चोर का, उसको टैग को दूर करने में अक्षर भाई की जो फर्म है उस पर कैसे काम करती है? रघुराम राजन जब आरबीआई के गवर्नर रहे थे ना, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक के पहले चैप्टर में उन्होंने लिखा था, फ्रॉड इज जस्ट अ मियर परसेप्शन। फ्रॉड इज जस्ट अ मियर परसेप्शन। परसेप्शन। और एक और बहुत अच्छे इतिहासकार है, एस्ट्रोलॉजर है, इकोनॉमिस्ट है, के.एन. राव साहब दिल्ली में, वो ये कहते हैं कि मनी हैज गॉट नो कलर। मनी हैज गॉट नो कलर, वेरी ट्रू। तो 6% लोग चोर हैं और 94% लोग चोर नहीं हैं, ये सोच ना ही कानून में है, ये सोच ना ही फाइनेंशियल सिस्टम में है, ये व्यक्तियों को कही गई मानसिकता है। आपके द्वारा अगर कोई भी डिफॉल्ट हुआ है तो उसे किस प्रकार से रिजॉल्व करना है, उसके बहुत सारे प्रावधान हमारे भारतीय कानून में है। और 2016 के बाद में भारत सरकार ने
इन कानूनों में इतने बदलाव किए हैं जो कि भारत के नागरिकों के फेवर में है, इतने संशोधन लाए हैं जिससे लोग चाहे कुछ भी कहें, आप उनका उपयोग और इस्तेमाल सही तरीके से करके अपने आप को फिर से खड़ा कर सकते हो। तो जो आदमी आपको चोर, उचक्का, फ्रॉड, विलफुल डिफॉल्टर, पैसा लेके भाग गया, ऐसी उपाधि देते हैं, वही लोग कहेंगे कि अरे मैं तो जानता था ये वापस से खड़ा होगा। बट हालांकि जो इंटरप्रेन्योर से प्रमोटर है, मेरे हिसाब से तो ये नेशन बिल्डर है, ये जॉब प्रोवाइडर्स है। इनको आई थिंक कुछ चुनिंदा लोगों के कारण आप सबको चोर नहीं बोल सकते। बिल्कुल इस नहीं चीज बोल से मैं भी सकते। वाकिफ हूँ और मैं मानता भी हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फ्रेंड्स दोज हु आर डूइंग बिजनेस डे एंड आउट। मुश्किलें आती हैं, हर किसी को आती है, इवन जो जॉब कर रहा होता है, जो वी ऑल्सो रनिंग अ चैनल बिजनेस, प्रॉब्लम्स हर जगह आती है। आई थिंक हाउ यू ओवरकम, अगर आपका इंटेंट सही है तो आई गेस अब यू कैनॉट कॉल एज अ चोर और एनीबडी हु हैज दिस थिंग। तो अब ना, जैसे मैंने कहा कि मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। इस पे एक बात आपको कहूंगा, प्लीज। जब मेरे पास में प्रमोटर्स आते हैं जी और जब कुछ समय उनको हो जाता है, तब जी। उनको ये कन्विक्शन आ जाता है कि हमें कोई ना कोई तो रास्ता हमारा निकल कोई जाएगा। टॉर्च मारेगा। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि तू खून पसीना बहाता जा या तान के चादर सोता जा, ये कश्ती तो यूं ही हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। वाह, अपना लक्ष्य को निर्धारित रखो कि मुझे इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलना है। एंड किसी ने कुछ कह दिया, ट्रू, उस बात को लेकर के अगर आपने ओवर हैंग कर लिया, फिर तो आपका अस्तित्व ही आपने खत्म कर दिया। पर अक्षित भाई, ये भी हुआ है अमूमन, ये भी केसेस आए हैं कि कुछ प्रमोटर्स ने, एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी सुसाइड कर लिया। बिल्कुल। वो समाज के प्रेशर में नहीं आ पाते। बिल्कुल। बहुत सारे, हर व्यक्ति हर तरीके से नहीं सोचता है। सबके सोचने के सामाजिक जो प्रेशर्स होते हैं, बंधन होते हैं, जब मैं पढ़ता हूँ पेपरों में, अखबारों में, तो बड़ा मन व्यथित होता है कि जो नेशन बिल्डर है उनको आप चोर का टैगिंग देते हैं। हालांकि अभी जो करंट गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया है, जैसे बिल्कुल किया 2016 है। में आईबीसी कोड आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो आया, उसके बारे में मैं समझना चाहता हूँ आपसे। उसके मैं 4-5 सवाल आपसे लूंगा। पहले, आए दिन हम कंपनियों को देख रहे हैं कि दिवालिया होते ही न्यूज हम पढ़ते हैं कि ये बैंकरप्ट हो गए, ये बैंकरप्ट हो गई। तो क्या लग रहा है आपको कि आज के दौर में बिजनेस करना मुश्किल हो गया है या खबरें कुछ ज्यादा आने लगी हैं? बिजनेस करना और सरल हो गया है और खबरें भी ज्यादा आने लग गई है। खबरें आए वो अच्छी बात है। एक तो हम बैंकरप्सी का मतलब समझ लें। सिंप्लीफाई करें, बैंकरप्सी होता क्या है? बैंकरप्सी अब एक कोड बन गया है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जो 2016 तो में आया। अमूमन कोई भी कंपनी स्ट्रेस में आती है जी वो उसके ऊपर एक एप्लीकेशन फाइल होती है। जी वो एप्लीकेशन के लिए एक अलग ट्राइब्यूनल निर्धारित है, जी। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। जी जी। उस ट्राइब्यूनल में जब वो कंपनी की एप्लीकेशन दाखिल हो जाती है और एडमिट हो जाती है, तो उसके ऊपर उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए जी। उसकी कार्रवाई चालू होती है। हम्म, अब रिपोर्टिंग ये हो जाती है कि सो एंड सो कंपनी इज फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। हमें लगता है कि ये खत्म हो गई, और डरने लग जाते हैं डरने लोग। लग जाते हैं। तो ये जो भारत सरकार का कानून है, ये ना ही कंपनियों को मारने के लिए है, जी ना ही किसी से एग्रेसिव रिकवरी करने के लिए है। और हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने जी भी दिशा बिल्कुल साफ कर दी है जी कि इसका एक ही मूल उद्देश्य है जी। कि समय का कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो और किस प्रकार से इन कंपनियों का पुनर्जीवन हो। ये तो बहुत सरल हो गया। अब लोगों को हताश होने की, आपके किसी भी दर्शक जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनको हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पर आपको लगता है कि जो नया कानून आया 2016 में, लोगों को अभी भी बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में पता नहीं है कि इसका कैसे आपके हित में आपको इस्तेमाल करना है? आपको लगता है इस पे एजुकेशन की और ज्यादा जरूरत है? कैसे आपकी जैसी फर्म्स इस पे काम कर रही हैं? क्योंकि अभी तो आप बॉम्बे में बैठे हैं, जो दूर सरूर बैठे हुए हैं लोग, साउथ में या इंडिया के बाहर या इंडिया के किसी और कोने में, वो आप तक कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जो इस तरीके की सिचुएशन से गुजर रहे हैं? कई बार आदमी बात करने के लिए भी थोड़ी बार सोचता है, तो आप उसके बारे में गाइड करें कि कैसे लोग आप तक पहुंचे। तो दो चीजें हैं। एक तो इस जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इस कानून को लेकर के और इस दिशा में, तो भारत की जो जनतंत्र है उसका जो चौथा स्तंभ मीडिया है,
वो पूरा प्रयास कर रही है कि सब जगह तक ये बातें पहुँचे, सब लोगों को इसमें जागरूकता आए। समय समय पे अलग अलग राज्यों में जा कर के, अलग अलग शहरों में जा कर के हम भी ये कैंपेन चलाते हैं जो बिल्कुल ही निःशुल्क होती है, जिसमें हमें व्यापार मिले ऐसा हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता है। किस पर नाम से चलाते हैं कैंपेन आप? हमारी जगह जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती अच्छा, है। आप खुद जाके हाँ करते जी, बिल्कुल। हैं? इन ऑर्डर टू इन स्प्रेड द ऑर्डर टू अवेयरनेस। स्प्रेड अवेयरनेस, वाओ। जिसकी ना ही कोई शुल्क होता है, ना ही हमारा उद्देश्य होता है कि इससे कोई हमारा क्लाइंट बने। पर आप सरकार से पार्टनरशिप क्यों नहीं करते हैं इसमें? Why don't you partner सरकार with the एक government and इंडिजीनियस spread? संस्था है और सरकार का काम व्यापार में रहना नहीं है, ये सरकार का मैंडेट बड़ा क्लियर है। तो सरकार हमारा मार्गदर्शन तो कर ही रही है और समय समय पे सरकारी प्लेटफॉर्म भी जो होते हैं वहां पे भी जाकर के हम इसके बारे में बताते हैं। सरकार का तो अपना ये विजन है ही है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई, जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, ठीक है, उनकी एक संस्था है एमफे, जिसमें स्प्रेड करती है अवेयरनेस कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड के बारे में टाइम टाइम बताती है अगर मार्केट गिर रहा है तो डू नॉट टेक आउट योर मनी आउट। तो इसी तरीके से क्या आप लोग भी सोच सकते हैं इस तरीके की कुछ व्यवस्था बनाने की, ढांचा बनाने की, ताकि जो लोग इस तरीके से फंसे हुए होते हैं उन तक ये अवेयरनेस पहुंचे कि अगर मैं फंसा हुआ हूं तो आई शुड नो दैट वेयर शुड आई रीच आउट। नहीं तो इसमें ऐसा है कि हमारा जो एमएसएमई मंत्रालय है भारत सरकार का, फीकी सीआई जैसी जो सेमी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये समय समय पर अपने अलग अलग पोर्टल्स, कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाती रहती है और इनकी सूची सारे प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है। तो ऑलरेडी ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सृजक तरीके से हो रहा है। आपको लग रहा है ये काम हो रहा है, बट इसमें और काम करने की जरूरत पड़ेगी, तो अक्षर खेतान जैसे लोग सामने निकल के आएंगे, जो आप कर भी रहे हैं ऑलरेडी, आपने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा या मीडिया के द्वारा, क्योंकि आपके जो वक्तव्य होते हैं, आपके जो कमेंट्स होते हैं, टाइम टू टाइम पे पेपरों में, टीवी चैनल पे चलते भी हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे और अक्षर खेतान होने चाहिए इंडिया में जो जाके बताएं लोगों को कि डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग अमूमन, मैंने भी देखा है, लोग जब बैंकरप्सी की बात आती है लोग डर जाते हैं। बिल्कुल। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, क्या आईबीसी आने के बाद सच में विलफुल डिफॉल्टर्स पे लगाम लग पाई है? आपका क्या मानना है इस पे? मेरा मानना है कि बिल्कुल लगाम लग पाई है। मनुष्य को, व्यापारियों को, एंटरप्रेन्योर्स को, प्रमोटर्स को ये समझ में आ गया है कि मनमानी नहीं चलेगी। देखो, कहीं ना कहीं तो हमारे व्यापारी वर्ग की गलती रही है कि उन्होंने माई वे और द हाईवे की गति को चुना और ऐसे में अपने आप को डिसिप्लिन करना, बैंकों का रुपया जो कि गांव गरीब किसान का रुपया है उसको समय पे लौटाना, व्यापार को सही तरीके से चलाना जिसमें कि किसी भी प्रकार से आप कोई चीज का दुरुपयोग या एग्जैजरेटेड काम नहीं कर रहे हो, तो उसमें डेफिनेटली रोक थोक लगी है और लोगों को समझ में आ गया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, जवाबदेह तो बनना ही पड़ेगा। हाँ, किसी का मुखौटा आगे खड़ा करके हम निकल जाएंगे, वो अब समय नहीं रहा है। और इसके लिए तो हमें हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ऐसी दिशा निर्धारित करी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया है ताकि एवरीवन इज विजिबल एंड रिस्पॉन्सिबल इनफ। अक्षर जी, मान लीजिए आपको आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एक चेंज करने का मौका मिलेगा, तो क्या चेंज करना चाहेंगे आप? अगर मान लीजिए आपको एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री सुन रही है, तो क्या एक चेंज आप करना चाहेंगे? मेरा टाइम टाइम पे हम मिनिस्ट्री को अपना वाइट पेपर, अपने विचार भेजते रहते हैं जिसे वो संशोधन के रूप में लाते भी रहते हैं। एक मेरा हमेशा से एमएसएमई और छोटे व्यापारों के प्रति ये दृष्टिकोण रहा है कि इन कंपनियों के पास में कामकाज करने के लिए कैपिटल बहुत कम रहता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक पुनर्जीवित करने की बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छा कानून है, पर सरकार को ऐसे व्यापारी वर्ग के लिए कुछ सीड कैपिटल फंडिंग का एक स्ट्रेस स्टेबलाइजेशन फंड तैयार करना चाहिए जो प्रमोटर्स को मदद मिल सके। उदाहरण के तौर पे, यदि एक कंपनी की कैपिटल 1 करोड़ रुपया है, एक छोटा व्यापारी है, अपना रोज का व्यापार करता है, किसी कारण से उसका व्यापार बंद हो गया,
उसको कोई एनसीएलटी में ले गया, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसका डिफॉल्ट हो गया, उसके ऊपर आईबीसी की कार्रवाई हो गई। अब वो कोई चोर उचक्का डाकू नहीं है और उसके पास में वो व्यापार को खरीदने की ताकत भी नहीं है, क्योंकि ताकत पहले ही क्षीण हो गई। ऐसे वर्ग के लिए एक योजना तैयार होनी चाहिए जो लीगल और फॉर्मलाइज्ड हो कि इन वर्गों के लिए सरकार सीड कैपिटल प्रोवाइड करेगी। और दूसरा, यदि ये ना भी कर सके तो जो बड़े व्यापारी आज गाड़ी घोड़ा मकान दुकान बना रहे हैं, उनके जो छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स हैं वो ऐसे ही व्यापारी प्रोवाइड करते हैं, तो मैंडेटरीली छोटे व्यापारियों को बड़े व्यापारी हैंड होल्ड करेंगे, ऐसी एक योजना तैयार करनी चाहिए। आपका मानना यह है कि जो भी स्ट्रेस में बिजनेस हो जाता है एंड द इंटेंट आर क्लियर एंड क्लीन, उनके लिए एक सीड कैपिटल बनाना चाहिए ताकि उनको उस परिस्थिति से उभारने के लिए एक हाथ आ जाए सामने से। बट अक्षय जी, आप बताइए, आप शायद, अगर मैं गलत नहीं तो आप जो स्ट्रेस में जो कंपनियां होती हैं उनको भी किसी तरीके से टेक ओवर करने में भी मदद कराते हैं, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये कंपनी में मुझे इन्वेस्ट कराना चाहिए या टेक ओवर कर लेना चाहिए? वो मैकेनिज्म कैसे चलता है? डू यू गेट योर क्लाइंट टू बाय इट और यू आल्सो पुट मनी? हाउ डज दैट वर्क? नहीं, हम किसी भी प्रकार से कोई ऐसा पैसा इन्वॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही डिटेल्ड प्रक्रिया है जिसमें टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया, उस कंपनी के क्या क्रेडेंशियल्स रहे हैं, क्या मार्केट वैल्यू है, क्या हेयर कट आज के दिन एक नए प्रमोटर इन्वेस्टर को मिल रहा है, सारी चीज़ों की डिटेल्ड स्टडी होती है, एक प्रॉपर रिपोर्ट बनती है जिसमें बहुत सारे कंसल्टेंट्स, बहुत सारे फिनेंशियल फील्ड के, लीगल फील्ड के लोग इन्वॉल्व होते हैं, और फिर हम एक निष्कर्ष पे आते हैं कि लेना चाहिए कि कि नहीं? लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसी कितनी कंपनियों का आपने टेक ओवर कराया होगा? हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के आज तक 870 कंपनियों का पुनर्जीवन होने में पूरी मदद करी है। 870 हाँ जी, कंपनियों को बिल्कुल आपने पुनर्जीवित किया, बिल्कुल मतलब फिर से जीवित किया, जो एक बिल्कुल तरीके से आईसीयू में थी बिल्कुल या बिल्कुल मृत्यु की अवस्था में थी। बिल्कुल। जहाँ जो कंपनियां बंद हो चुकी थी, जिनके वर्करों ने स्ट्राइक कर ली थी, धरने प्रदर्शन लगा दिए थे, जिन सप्लायरों के पेमेंट नहीं हो रहे थे, जहाँ पे ट्रांसपोर्टर लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे, रॉ मटेरियल कहीं पोर्ट्स पे रुका हुआ था, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी में, जीएसटी में इंक्वायरियां चल रही थी, ऐसी कंपनियों की एक कोई केस बताइए आप, कोई तो मैं कंपनी के नाम के साथ बताइए हमें, हाँ, ताकि विच किसी कैन कंपनी का इंस्पायर नाम पीपल, लेना तो मेरे लिए विच ठीक कैन नहीं है, इंस्पायर पीपल, जो शायद लेकिन बाद हाँ, में बड़ी बनी या लिस्ट हुई या रीलिस्ट हुई, किसी व्हाटएवर। कंपनी का नाम लेना तो ठीक आप नहीं है, एग्जांपल के तौर पे लेकिन बताएं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा आयरन एंड स्टील प्लांट था जहाँ पे 1500 लोग काम करते थे, ये बॉम्बे का, गुजरात में गुजरात का, fair। 1500 लोग काम करते थे। उन्होंने किसी बैंक से लोन अभी लिया लोग गूगल कर रहे होंगे, पता हाँ, क्या करते हैं, दिल गेट टू नो। खैर, और हुआ ये कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट उन्होंने बनाया, उस कंपोनेंट का एक बड़ी भारत की, हिंदुस्तान की मोटर व्हीकल बनाने वाली कंपनी ने निर्धारण कर लिया कि अब इस कंपोनेंट को हम नहीं उपयोग में लाएंगे। नहीं ठीक है, करेंगे। आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपके एग्रीमेंट्स हैं, सब कुछ है अपनी अपनी जगह, हम नहीं लेंगे आपसे। आपके ऊपर 4 आक्षेप लगा दिए कि आपकी क्वालिटी सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब उसका ब्याज का मीटर तो रात को जब प्रमोटर सो रहा था तब भी चल रहा था बैंकों का, पर वो दे कहाँ से जब आवक ही बंद हो गई। तो उस कंपनी को ताला लग गया। ताला लग गया तो एक साथ बैंकों ने तो खाते फ्रीज कर दिए कि भाई जो पैसा है वो तो हम ले लेंगे। प्रमोटर की जिम्मेदारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब क्या करें, कोई चारा नहीं है। घर परिवार वाले कह रहे हैं कि हमने थोड़ी कहा था हमें ऐसा घर चाहिए, हम तो कम में भी गुजारा करने को तैयार थे। ये तो आपका था। हाँ, वर्कर कह रहे थे हमें काम क्यों कराया जब पगार नहीं देनी थी। तो सप्लायर कह रहे हैं आपकी तो नियत ही खराब थी, 40 साल से आप माल दे रहे हो, पर आज आप सुन रहे हो आपकी तो नियत ही खराब थी। क्या करे ऐसा प्रमोटर। तो ऐसे प्रमोटर्स को भी सबसे पहले कोर्टों के द्वारा लीगल प्रोटेक्शन, जो कानून में प्रावधान है, किसके द्वारा कहा आपने? लीगल प्रोटेक्शन, क्या उससे पहले बात? कोर्ट, अदालतों के द्वारा जी लीगल प्रोटेक्शन मुहैया करवाना, जी, और फिर एक रिपेमेंट प्लान के तहत, आईबीसी के तहत सबका एक साथ निराकरण करना। ऐसे काम हमारे फर्म ने सक्सेसफुली किए और वो कंपनी आज फिर बन गई है। वो कंपनी ने 4 प्लांट और खड़े कर दिए हैं
1500 उसकी लेबर और मैन पावर की स्ट्रेंथ थी, वो आज 7,500 हो गई। एंड द प्रमोटर मस्ट बी वेरी थैंकफुल टू यू, Very क्योंकि आपने thankful. सिर्फ प्रमोटर नहीं, बहुत हजारों कर्मचारियों का भविष्य, उनसे जुड़े हुए परिवार, सबका भविष्य संभालने में मदद करी। मैंने इससे पहले आपसे पूछा कि ऐसे लोग जो आपको देख रहे हैं अभी लाइव हमारे माध्यम से, हमारे शो के माध्यम से, कि वो कैसे टच बेस कर सकते हैं अक्षत खैतान से? मैं व्हाट इज द आपको रूट टू इससे रीच आउट पहले टू एक यू? बात बताऊंगा जी। कि वो प्रमोटर जब मेरे पास में आया तो उसने अपने भाग्य को कोसा। मैंने कहा कि तुम्हारे भाग्य से कंपनी चल रही है ये थोड़ी है, कौन सा ऐसा स्वीपर है जो उस कंपनी में तुम्हारा कंपनी का बाथरूम साफ कर रहा है और उसका भाग्य जुड़ा है वहां से पगार लेना। आपको सोच वैसी रखनी पड़ेगी। आप जब सोचेंगे कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आज वो इतना कृतज्ञ महसूस करता है अपने आप को, इतना खुश है कि 1500 आदमी की स्ट्रेंथ से 7,500 कर्मचारी काम कर रहे हैं और 1 से 3 यूनिट तैयार हो गई है। तो हमें पहुंचने के लिए वो हमारे वेबसाइट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से हमें संपर्क कर सकते हैं, पर ऐसे हमारे तक ही पहुंचना आवश्यक नहीं है। पर आप पहुंचिए, मदद ये लीजिए। कानून के प्रावधान है, ये कोई अक्षत खैतान की प्रावधान नहीं है। भारत देश के कानूनी प्रावधान है, उनका उपयोग करके आप अपने व्यापार को खड़ा करिए। मेरा तो बस इतना ही कहना है। मतलब एक्सपर्ट तक पहुंचना, जैसे मैंने कहा कि शायद जो मान लीजिए महाराष्ट्र में एक छोटे से शहर में बैठा है, मे बी इज रनिंग अ गुड 1,000 करोड़ बिजनेस और 100 करोड़ का बिजनेस चला रहा है, अमूमन वो एक्सपर्ट तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैंने कहा, इंटरेस्ट इस बात का था मुझे, जब मैं किसी भी इंडस्ट्रीज को ऐसे स्ट्रेस में देखता हूँ। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो फ्रॉम 100 करोड़ टू 1 लाख करोड़ तक की कंपनियां भी चलाते हैं, बट अमूमन जो नॉलेज का अभाव होता है वो कहीं ना कहीं आपको रास्ते में रोड़ा बन जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जब भी जीवन में हताश महसूस करे तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुंचना है, एंड वेयर डू आई शुड रीच इन अ गुड एडवाइस। जैसा कहते हैं, मेरा खुद का अनुभव है, जब आप कोर्ट में जाते हैं ना, कोई भी जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो जाके सबसे पहले यही सोचता है कि मेरे को बात किससे करनी है और कैसे करनी है, क्या ये मेरे से कितने पैसे मांगेगा, मुझे कितनी बार धक्के खाने पड़ेंगे। आई थिंक ये कहीं ना कहीं देश में, समाज में विश्वास लाने की जरूरत है, और हमारा उद्देश्य यही है आपसे बात करने का और आपसे पूछने तक का, कि ताकि लोग सही हाथों में पहुंच सके। हाथ तो बहुत सारे हैं, सही हाथों में पहुंचाना ये मीडिया का काम, ब्रिज का काम हम करते हैं। खैर, अब मुद्दे पे आता हूं मैं आपसे। अभी कॉर्पोरेट लॉ के बारे में कुछ 2-3 सवाल मैं आपसे लूंगा, दूसरे टॉपिक पे आ गया मैं, आईबीसी से कॉर्पोरेट लॉ पे। जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है, बिकॉज आई ऑल्सो एडवाइज लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया, मैं एक वीसी फंड में भी एडवाइस करता हूँ। मैंने देखा है कि जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, इनिशियली बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, जिनका खामियाजा उन्हें करोड़ों में चुकाना पड़ता है आगे जाके। तो आपको एक सलाह देनी होगी स्टार्टअप फाउंडर्स को, जो कॉर्पोरेट लॉ के तहत तो उनको ध्यान में रखना चाहिए, तो वो क्या होगी आपके हिसाब से अक्षत? सबसे पहले जो मैंने देखा है और जो मेरी सीख रहती है कि सभी स्टार्टअप फाउंडर्स को गलतियां जस्टिफाई करने से अच्छा गलतियों को मान करके सुधारने की और काम करने की बहुत बड़ी जरूरत है। हमने ये देखा है कि स्टार्टअप में अमूमन जो पैसा होता है वो किसी इन्वेस्टर का होता है या खुद का होता है या घर परिवार वालों का होता है। गलती हो गई, पर उसे स्वीकारना कि ये गलती हो गई, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। व्यक्ति इस खेल में लग जाता है कि नहीं, ये गलती नहीं है, ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि ऐसा हो जाए, ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि ऐसा हो जाए, और वो लकीर को इतनी आगे खींचता है कि फिर वो एग्जेजरेटेड बलून की तरह हवा में ही बस्ट हो जाता है। वेरी ट्रू। तो गलती करना कोई गलत बात नहीं है, ओन करना ही हाँ, होना चाहिए आप। गलत कुछ भी हो सकता है, पर गलती शब्द गलत नहीं है। गलतियां होती है, गुनाह करना गलत होता है। तो गलती अगर होती है तो उसको मानो कि हमसे गलती हो गई, उसमें परिवर्तन लाओ और आगे बढ़ो। जी, जैसे कहते हैं डिफॉल्ट का मतलब फ्रॉड नहीं होता, डिफॉल्ट का मतलब मिस्टेक भी हो सकती है। आई थिंक यू हैव टू लुक एट दी प्रारूप आपको उस तरीके से देखना पड़ेगा कि जो हमने डिफॉल्ट शब्द या गलती
हमने बच्चों को भी ये सिखाया है कि यार आपने गलती कर दी, बट शायद कहीं ना कहीं मेरा मानना है पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे हमें ये सिखाना चाहिए कि आप ओन करें अपने मिस्टेक्स को. द डे वी स्टार्ट टीचिंग आवर किड्स देन यू शुड ओन योर मिस्टेक्स, आई थिंक 90% समस्या वहीं पे हल हो जाती है अगर मैं गलत नहीं हूं तो. जब मैं कॉर्पोरेट लॉ के बारे में बात करता हूँ आपसे, तो अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हर जगह हो रही है, आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ये कॉर्पोरेट लॉयर्स जो है उनको भी उनकी जरूरत कम हो जाएगी या नहीं रहेगी आने वाले दिनों में? आपको ऐसा कुछ प्रतीत होता है? देखिए, जब कंप्यूटर आए थे तो एक बहुत बड़ा नरेटिव चला था कि अब आदमी की दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगी. सॉफ्टवेयर आ गए तब ये नरेटिव चला कि अब जो है वो स्किल्ड लेबर को भी काम नहीं मिलेगा. अब एआई आ गया है तो एक नरेटिव चल पड़ा है कि अब तो भैया ये पक्का हो चुका है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लोग एआई से ही सब कुछ करेंगे. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एआई भी आगे बढ़ता रहेगा, लॉयर्स भी आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक मेरा बहुत ही गहरा बात मानना है कि मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमता कोई एआई, कोई सॉफ्टवेयर, कोई हार्डवेयर डिकोड नहीं कर सकता है और कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता है. आप उसको डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट कर सकते हो, रिप्लेस नहीं कर सकते. रिप्लेसेबल नहीं है. तो आपको मानना है कि लॉयर्स विल बी रिलेवेंट? यस यस. एआई को एट द एंड ऑफ द प्रॉम्प्ट तो हम ही देते हैं, इंसान ही दे रहा है, बिल्कुल. एआई तो खुद से कार्य. एआई से लॉयर्स का काम भी इजी हो जाएगा जी लॉयर्स को भी एक सोचने का नया दृष्टिकोण सामने आ जाएगा. जी हो सकता है कि जो काम को 4 घंटे लगे वो 40 मिनट में हो जाए, 40 मिनट लगे वो 4 मिनट में हो जाए, 4 मिनट लगे वो 4 सेकंड में हो जाए, पर इससे कोई रिप्लेसमेंट हो जाएगा ऐसा नहीं है. यदि निष्ठावान तरीके से आप मेहनत करके अपने आप को डिसिप्लिन में रख करके और क्लाइंट का भला किस में हो वो सोच करके एडवाइस दे रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो आपका रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता. पर एआई को लेकर ना अभी लीगल फील्ड में मैंने 2-4 ऐसे किस्से पढ़े देखे कि कहीं आउटसाइड इंडिया कोई केस चल रहा था, एआई का लॉयर उसको जीरा करने के लिए आ गया तो जज ने भी पकड़ लिया. तो ऐसी चीजें इंडिया में होते देख रहे हैं आपके इंडिया पास? में कैसे अभी केसेस आ रहे आपको हैं? मैं बताऊं, 15 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीएलटी का एक जजमेंट पकड़ा जिसमें जज ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें जो जजमेंट्स है वो सारे एआई के कोटेड है, जो कि वास्तविकता में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं. आप थोड़ा न्यूज आर्टिकल देखिएगा, ये 2 हफ्ते पहले की बात है. कहाँ की बात है? ये सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर गया जहां पे ये नक्की हुआ कि भैया ये जो ऑर्डर नीचे की कोर्ट ने पास किया है ये एक एआई जनरेटेड साइटेशन है. ओके, जो उसमें एग्जांपल दिए गए वो जो थे नहीं, केस के रेफरेंस दिए गए हैं वो वास्तविक तौर पे है ही नहीं. बताइए जनाब, एआई ने तो बेड़ा गर्क कर देना. तो ये तो सब जगह है, पर उसका सदुपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है. हाँ, तो उसको आप मनुष्य के दिमाग से रिप्लेस नहीं कर सकते. यूज एंड अब्यूज वाली बात है. देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन यूज एंड अब्यूज. देयर इज अ लाइन दैट आई ऑलवेज यूज. आप कैसे यूज या अब्यूज करते हैं किसी पावर का जो मिला है. एआई इज इन पावर एट द एंड ऑफ द डे. द प्रॉम्प्ट दैट यू गिविंग, ये अमूमन हमने अपने फील्ड में भी देखा है कि जो स्क्रिप्टिंग पहले मनुष्य बैठ के, आदमी बैठ के करता था, वर्सेस जो अब एआई आता है, हम 2 सेकंड में पकड़ लेते हैं कि एआई ने लिखा. आज भी हम आपके साथ बैठे हैं तो मेरे हाथों से लिखे हुए रिसर्च है. ये अगर एआई से करने जाओ तो 2 मिनट काम हो जाता है, अदरवाइज मेरे को खुद को रिसर्च करने में 3 दिन लगते हैं. इट्स वेरी डिफरेंट देन एआई डूइंग. बट आपके केस में अगर आपका कोई एसोसिएट एआई से निकाल के कुछ काम लाता है आपके पास, बिकॉज यू रीड अ लॉट व्हिच आई नो, आप पकड़ लेते हैं कि एआई का किया हुआ काम है. एंड हाउ डू यू इनकरेज इन योर ऑफिस दैट एआई शुड बी यूज्ड जुडिशली? हम अगर कोई एआई से कुछ बना करके लाता है तो जब तक कि वो सही है उसको एनकरेज ही करते हैं, क्योंकि एआई का उपयोग करना गलत है ऐसा तो हमारा बिल्कुल मानना नहीं है. सदुपयोग करना चाहिए. पर अगर उसके उपयोग से हमारा काम ही बढ़ रहा है तो हम डांट भी लगा देते हैं और पढ़ करके तो हमें समझ में आ जाता है. 2 सेकंड में समझ में आ जाता है कि कहाँ का है. तो आपको कहना है कि सदुपयोग करना चाहिए. मैं अब अपने तीसरे पड़ाव में आ रहा हूँ. कॉर्पोरेट लिटिगेशन की बात करते हैं अभी, कि कोर्ट रूम के बाहर अगर आपने सेटलमेंट कर दिया तो वो बेहतर होता है, या फिर आपका मानना है कि आप आखिरी तक लड़ाई लड़ते रहो? व्हाट अक्षत खेतान बिलीव्स? तो जो कॉस्ट आप एम्प्लॉय कर रहे हो वो आपके लिए गेन ही बनने वाला है. नहीं, मैं समझ गया. आई मीन टू से कि अगर बाहर हो जा रहा है, 4 बजे ऑर्डर आया,
और 4:30 बजे आपने उस ऑर्डर को उनके फेवर में ले आए। ये कैसे पॉसिबल होता है कि आधे घंटे में आपको हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया एंड देन यू गॉट अ ऑर्डर इन हिज फेवर? ये कोई अक्षत खेतान के कहने से कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा कानून है। जो पैसा नहीं देते हैं, जो मिस्टेक्स कर जाते हैं, वो आमने सामने बैठते नहीं है। हाउ डू यू इंश्योर कि वो बैठे ही टेबल में आगे? इतना डिफिकल्ट होता है आपके लिए उनको एक टेबल बैठाना, जो डिफॉल्टर और जो बैंक होता है। सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? पैसे का होता है, ट्रस्ट का होता है, लोगों का होता है, क्या रिस्क लगता है? तो जो आप देखते हैं, आपने जो कॉल सेंटर लगाया, किस तरीके की स्ट्रेस कॉल आपको आते हैं? अब कहने को तो वो बैंक ऑफिसर है, लेकिन जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है। ट्रुथ और स्ट्रेटेजी, अक्षत खेतान क्या अपनाते हैं? इम्पोर्टेंट, नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, मैरिज, सोशली इम्पोर्टेंट, फेलियर, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अमूमन ये कहा गया है, एंड यू आर द एक्सपर्ट, कि कोर्ट रूम के बाहर अगर आपने सेटलमेंट कर दिया तो वो बेहतर होता है, या फिर आपका मानना है कि आप आखिरी तक लड़ाई लड़ते रहो कोर्ट में? व्हाट अक्षत खेतान बिलीव्स? देखिए, हमारा जो कानूनी ढांचा है वो खुद ये कहता है कि रिकंसिलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड सेटलमेंट्स आर ऑलवेज प्रिफर्ड एंड बेटर देन एनी लिटिगेशन, क्योंकि उसमें टाइम एंड कॉस्ट दोनों की बचत होती है। तो अगर कोई सिविल डिस्प्यूट है, अगर कोई आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट है, अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, उसका हल कोर्ट में बगैर आए हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बाहर के बाहर कर लें। बिल्कुल। डू नॉट वेस्ट योर कॉस्ट एनर्जी। वेस्ट योर कॉस्ट का शब्द मैं उपयोग नहीं करूंगा जी, क्योंकि अगर हल नहीं निकल रहा है तो जाना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट आप एम्प्लॉय कर रहे हो जी, वो आपके लिए गेन ही बनने वाला नहीं है। मैं समझ गया। आई मीन टू से कि अगर बाहर हो जा रहा है हाँ तो डू जी। नॉट अननेसेसरी वेस्ट योर कॉस्ट, मनी एंड एनर्जी। इट्स वेस्ट देन। अगर आप इजीली बाहर कर सकते हो तो यू शुड नॉट गेट इनटू इट। दैट्स व्हाट यू आल्सो सेइंग। अनावश्यक किसी भी प्रकार के लिटिगेशन से अपने आप को दूर रखें, लेकिन लिटिगेशन का नतीजा नहीं आता या लिटिगेशन से हल नहीं निकलने वाला, ऐसा मानना मेरा बिल्कुल भी नहीं है। पर आप देखें, अमूमन बड़ा फास्ट लिटिगेशन से हल निकलता है या समय ज्यादा लगता है? आपका क्या मानना है? देखिए, जो समय लगता था उसके मुकाबले समय की अवधि बहुत कम हो गई है। आज हर चीज की भारत में स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, रेगुलर कोर्ट्स में भी हर चीज की टाइमलाइन डिसाइड कर दी गई है। तो उससे हमें ये तो समझ में आता ही है कि अब जो तकलीफें पहले थी वो आज नहीं है, पहले से सुदूर हो गई हैं। पर अक्षत जी, मैंने आपका एक रिसर्च के दौरान एक केस पढ़ा, आप उसके बारे में बताइएगा। कि एक केस था जो आपके पास 96 ईयर ओल्ड के आपके क्लाइंट थे जिनका बिजनेस था, उनका बैंकरप्सी का काम हुआ या जो भी उनके प्रॉब्लम हुए बिजनेस में, पैसे खत्म हो गए। मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बोल रहा हूँ ताकि मेरे ऑडियंस समझ पाए। तो कोर्ट ने उनको ऑर्डर दे दिया कि घर खाली करे आप, बैंक इसको अपने कब्जे में लेना चाहती है। 4 बजे ऑर्डर आया और 4:30 बजे आपने उस ऑर्डर को उनके फेवर में ले आए। ये कैसे पॉसिबल होता है कि आधे घंटे में आपको हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया एंड देन यू गॉट अ ऑर्डर इन हिज फेवर? हाउ दिस इज पॉसिबल? पॉसिबल है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि कितना जल्दी हो जाता है? जी क्योंकि हमने वैसी तैयारी करके रखी। जी। तो बड़ी सच है, आधे घंटे में हुआ था। बिल्कुल। अब जिस प्रकार से, एक तो हम पहले ये समझ लें कि हमारा जो कानून है जी, वो किसी भी व्यापार या कंपनी को अपने आप में एक पर्सन काउंट करता है। हाँ जी। अकाउंटिंग का बड़ा एक सिंपल स्टैंडर्ड है कि कंपनी इटसेल्फ इज अ पर्सन। ओके। अब कोई व्यक्ति है जो घर पे सांस नहीं ले पा रहा है, आप उसको हार्ट अटैक आ गया है, आप उसको अस्पताल में ले गए हैं, तो वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो पूरा प्रयास करे कि वो पर्सन रिवाइव हो जाए। तो उसी प्रकार अगर हम वो काम कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये पूरा प्रयास करें कि वो व्यक्ति साम दाम दंड भेद कानून के दायरे में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए और कानून के जो भी सेक्शंस और प्रोविजंस है उनका सही उपयोग करके उसे फायदा प्राप्त हो। पर आपने एक आर्गुमेंट क्या दिया हाई कोर्ट में कि जो 4 बजे वाला ऑर्डर था लोअर कोर्ट का, वो 4:30 बजे उनके फेवर में आया? एक लाइन में बताइए आपका क्या आर्गुमेंट था? नहीं, आर्ग्यूमेंट तो हमारा वही था जो पहले था
कि भैया ये व्यक्ति 40 साल से बैंक को ब्याज देता आया है, अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि इसका व्यापार बंद हो गया क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जी जिसमें इसका कोई इवेंट ऑफ डिफॉल्ट नहीं है, जी बाकी के पैसे ये देना चाहता है। अगर आप इसको सड़क पे खड़ा कर दोगे ये उम्र में, एट द एज ऑफ 96, एट द एज ऑफ 96 विद 70-year-old चिल्ड्रन, तो क्या बैंक ये पैसा रिकवर कर पाएगी? और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें अनाप शनाप वक्त दे दो, हमें 4 दिन का वक्त दे दो, हम पैसा कोर्ट में ले आते। तो कोर्ट भी उस चीज को समझती है, कानून भी उस चीज को समझता है, और वैसे प्रावधान है। ये कोई अक्षत खेतान के कहने से कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा कानून है, और ये हमारा कानून कानून इतना है। सशक्त है भारत हाँ। का कि अगर आप कानून के जानकार हैं हाँ। तो आपको पता है कि क्या आपको अब बात- अगर हमने उसको ये सही टाइम पे इंजेक्शन का डोज नहीं दिया होता जी तो उस व्यक्ति को उस उम्र में क्या सुनना पड़ता कि देखो बुढ़ा आदमी देश को बर्बाद कर रहा है, बैंकों का रुपया खा और गया। जाते जाते भी ये काम हाँ, करके जा रहा है, एक कलंक लग जाता। कलंक लग जाता, जीवन भर की कमाई हुई इज्जत वहीं की वहीं चली जाती है। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। बट साथ में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर ये कॉर्पोरेट लिटिगेशन की जब मैं बात करता हूँ, इसको तेजी लानी हो, उसमें सुधार लाना हो, तो एक जो चीज है जो आपके हिसाब से करनी चाहिए वो क्या होगा? पहला सुधार क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, एक जो चीज तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें अनेक चीज करते ही रहना पड़ेगा। नहीं, जैसे- करंट जैसे- सिनेरियो में, हाँ, करंट current जो ढांचा है scenario उसमें में क्या लगता है मेरा आपको कि यार सबसे एक पहला चीज करनी ये चाहिए? एक कहना रहेगा कि जो लिटिगेंट्स है उनको सबको अपने आप को अपनी लिमिटेशन को समझना होगा। जिस दिन लिटिगेंट ये समझ जाएगा कि भैया मैं बगैर मतलब में लड़ाई ना करूं, वैसे ही केस आगे खत्म हो जाएंगे। तो मेरा हर चीज के लिए मेरा हमेशा एक कहना होता है कि अपने आप में परिवर्तन लाओ, अपने आप को उस तरीके से ठीक करो, तो परिस्थिति अपने आप अनुकूल बनती जाएगी। नहीं तो आपको सब कुछ प्रतिकूल लगेगा। जी, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब आप अपने क्लाइंटों से जब बात करते हैं तो आप उन्हें क्या लीगल सलाह देते हैं कि ये गलती मत करना? वो क्या एक लाइन है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि जो गलती नहीं करनी है, जो अमूमन आपने लोगों को देखा है गलती करते हुए? एक बात मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि अगर आपको मेरे से जल्दी सॉल्यूशन चाहिए तो अपनी उपलब्धियां मेरे सामने गिनाने के बजाय आपने एक्चुअल गलती क्या करी है और कहाँ आप गलत गए हो वो बता दीजिए। क्योंकि जो मैं सामने वाले से हियरिंग करके या बातचीत करके सुनूंगा, वो अगर आप मुझे पहले दिन ही बता दोगे होता है ऐसा? तो उसका, हाँ बिल्कुल होता है, बताते हैं लोग? बिल्कुल होता है। तो लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर और लॉयर से कभी छुपाना नहीं हाँ, चाहिए, पर लोग करते हैं, वो लोग करते हैं लोग still। करते बट हैं। क्या सलाह आपकी तरफ से होगी, जितने बिजनेस ओनर्स हमें देख रहे हैं, एमएसएमई ओनर्स देख रहे हैं, कि एक गलती जो है अमूमन जो लोग कर जाते हैं आपके नजर में, वो नहीं करनी चाहिए? हर व्यक्ति के लिए मेरी एक सलाह है, चाहे जी। वो व्यापारी हो या ना हो, जी कि अपनी गलतियों को अपनी कमजोरी मत समझो। जी जी अपनी गलतियों को कमजोरी समझ के उस पे खामोश मत रहो। जी जो कुछ भी है, आप जैसे भी हो, जी खुल करके रहो। और गलतियां करना कोई अपराध नहीं है, जी हर आदमी सीख रहा है। जो जज कोर्ट में बैठ रहा है वो भी सीख रहा है। ट्रू, इज एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस हर फॉर दिन, हर वक्त, किसी हर के लिए। पल एक आदमी नई सीख रहा है। पक्षी जी, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी उससे पहले, 2 मिनट पहले, कि जब भी डिफॉल्ट होता है, मैंने भी देखा है अमूमन ये, छोटे केसेस देख लो, अगर किसी ने कार लोन डिफॉल्ट कर दिया, किसी ने होम लोन डिफॉल्ट कर दिया, किसी ने 2 व्हीलर लोन कर दिया, अभी तो लोन तो पता नहीं किस किस चीजों में मिलने लग गए हैं। अभी तो ट्रैवल करने के लिए लोन लेने लगे, जो यंग जेनजी है हमारी में, तो देखा है लोग कोल्ड प्ले का टिकट लेने के लिए लोन लेके गए हैं। मैंने तो इतना तक सुना है, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। तो लोन तो अब हर चीजों में लेने लग गए हैं व्यक्ति, क्योंकि अभी हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ चुकी है। बट आप जब देखते हैं कि जो डिफॉल्ट कर देते हैं एक बारी, पर बैंक और डिफॉल्टर्स जो होते हैं, जो पैसा नहीं देते हैं, जो मिस्टेक्स कर जाते हैं, वो आमने सामने बैठते नहीं है। हाउ डू यू इंश्योर कि वो बैठे एक टेबल में आगे? कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए उनको एक टेबल में बैठाना, जो डिफॉल्टर और जो बैंक होता है? मेरे जितने भी बैंकिंग क्षेत्र के मित्र हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, पर हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंक व्यापार के लिए या व्यापार बैंक के लिए है।
आपको बैंक को एक एड्स टू ट्रेड मान के चलना है और आपको उनको ये समझाना पड़ेगा कि एक तो अगर आपने हमारी सुनवाई नहीं करी तो आप अपना और कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। अपना नुकसान कर रहे हो मतलब देश के नागरिकों का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आपका कोई निजी पैसा तो है नहीं। और वो समझाने के बाद में आपको उनको एक ऐसा ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा जिसमें वो आपकी मदद करके कानून के चार कॉर्नर में रहते हुए आपका कोई ऐसा रेजोल्यूशन या सॉल्यूशन निकाल पाए जिससे आपका पुनर्जीवन हो जाए। ये कहना एक लाइन की बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। डिफिकल्ट टास्क। हाँ, ये बहुत बड़ी जर्नी होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है जी। तो आपके लिए इजी होता है जब आप बैठाते हो दोनों को साथ में? हाउ यू फील दिस? इजी या हार्ड की दोनों बात पक्षों नहीं को है। बैठाना वहां पे, हाँ। क्योंकि अमूमन देखा गया कि बैंक्स आर नॉट रेडी टू सिट डाउन विद द बोरोवर हु इज डिफॉल्टेड। नहीं, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। अमूमन होता क्या है प्रैक्टिकली कि जब व्यक्ति का डिफॉल्ट होता है ना तो बैंक से दूर भागता है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है कि बैंक पहले आपको एक नोटिस भेजता है, आप उसका जवाब देते हो, फिर वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप आइए, इसको दे दीजिए, हम आपका रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस है, व्यक्ति दूर भागता है। क्या गाइडलाइंस आरबीआई की? कि भाई अगर आपका डिफॉल्ट भी हो गया है तो आप किस प्रकार से अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। रिस्ट्रक्चर मतलब मतलब उसका जो इंटरेस्ट का है उसका रेट कम कर दिया, उसमें बलूनिंग सिस्टम कर दिया, आपका लोन पूरा करने की अवधि बढ़ा दी। तो बैंक ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आकर के आपके सर पे बैठ जाता है, आपको सारी प्रक्रियाओं से गुजरने का पूरा मौका दिया जाता है। पर देखा यह गया है कि उस वक्त जो व्यापारी और प्रमोटर्स है वो दूर भागते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो एक पैनिक की स्थिति में आ जाते हैं। तो बैंक को लगता है यार हमारा पैसा है और हमारा ही फोन नहीं उठाता है। सोशल मीडिया के द्वारा कहीं कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फोटो देख लेते हैं कि फला रेस्टोरेंट में वो तो अपने बच्चों के साथ मौज कर रहा है, तो बैंकर को और गुस्सा आ जाता है कि मेरे पैसे में। तो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने के हकदार हम खुद हो जाते हैं। तो ये आपका मानना है कि हमारे देश का कानून है, आरबीआई का भी ये कहता है कि अगर आपका किसी कारणवश लोन डिफॉल्ट होता है तो प्रावधान है कि आप बैठ के रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने लोन को, इंटरेस्ट को, सारी चीजें हैं। अगर आप जाके बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं और बैंक भी बैठने के लिए रेडी, एट द एंड ऑफ द डे उनको भी अपना पैसा चाहिए। तो आपका मानना है कि अगर बैठते हैं तो बैठ के अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो यू शुड। बैंक ने जिस दिन आपको पैसे दिए जी, उस दिन बैंक का उद्देश्य कभी नहीं था कि आपका व्यापार लेना है जी, आपका घर लेना है जी, बैंक का उद्देश्य नहीं था जी, आप मजबूर करते हो तो वो उद्देश्य बन जाता है। एग्री। तो मैं आपसे अभी मर्जर एंड एक्विजिशन पे 2-3 क्वेश्चन लेता हूं जी। जब कभी भी आप एक्विजिशन करते हैं किसी के क्लाइंट के लिए, सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? पैसे का होता है, ट्रस्ट का होता है, लोगों का होता है? क्या रिस्क लगता है आप जब एसेस कर रहे होते हैं, बिसाइड्स ऑल द एंगल्स दैट यू लुक एट फ्रॉम अ लीगल एंड? तो पैसे, लोग, ट्रस्ट, ये सभी का रिस्क तो रहता ही है जी। एक हमने जो बहुत कॉमन रिस्क देखा है वो है हिडन लायबिलिटीज का। आप जब किसी भी चीज की ड्यू डिलिजेंस करते हो जी, आपने बेस्ट एजेंसी लगा दी, बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट रख दिए, बेस्ट लॉयर रख दिए, सब कुछ कर लिया जी, उसके बावजूद भी आपको ये एहसास होता है या ये पता लगता है कि अरे ये एक ऐसी चीज थी जो हमसे छुपाई गई, बुक्स में नहीं थी। वो कैसे होती है, बताइए जरा। हिडन लायबिलिटीज कैसे होती है? हिडन लायबिलिटी ऐसी होती है कि प्रमोटर जो है उसको अपनी बुक्स में दिखाता नहीं है या ऐसे कोई बेनामी से नाम से क्रिएट करके रखता है। एग्जाम्पल से बताइए आप। एग्जाम्पल के तौर पे कोई जमीन है जी, वो जमीन प्रमोटर ने फ्री होल्ड डिक्लेयर कर रखी है प्राइवेट नाम पे, अब उसके ऊपर कोई पैसे उठा करके कोई क्रॉस गारंटी क्रिएट कर रखी है। अक्षय जी, हिडन लायबिलिटी के बारे में आपने बात करी, होती क्या है? तो ऐसा देखा गया है कि कोई एक प्रॉपर्टी या कोई एक एसेट जो कि आपकी कंपनी के बुक्स में नहीं है, उसके ऊपर आपने कोई लायबिलिटी क्रिएट कर दी, कोई थर्ड पार्टी एग्रीमेंट साइन कर दिया। तो जब भी मर्जर एंड एक्विजिशंस में हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो कितना भी हम अच्छी फर्म्स को अपॉइंट करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स, वैल्यूअर्स, फिर भी ये देखा गया है कि कोई ना कोई हिडन लायबिलिटी सामने आ जाती है जो पूरी डील को तबाह कर देती है,
जो पूरे सिस्टम को डेट्रीमेंटल होती है। तो सबसे बड़ा जो डर या सबसे बड़ा जो चिंता का विषय एक डील में होता है वो हिडन लायबिलिटी को लेकर के होता है। लेकिन एनसीएलटी की स्थापना जब से हुई है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की, तो ये सिर्फ एक दबावग्रस्त, तनावग्रस्त और दिवालियेपन की ट्राइब्यूनल है, ऐसा नहीं है। ये कंपनी कोर्ट भी है और जिसके पास में ये अधिकार है कि यदि ऐसा कोई मर्जर, एक्विजिशन, एमलगमेशन हो रहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो रहा है, तो वो एक क्लीन स्लेट प्रिंसिपल के तौर पे हो। यानी कि यदि किसी प्रकार की ऐसी कोई लायबिलिटी है भी, तो जिस दिन से आपका एकाकरण हुआ या वितरण हुआ या सम्मेलन हुआ, उस दिन से उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। वेरी नाइस। आई थिंक उसको आपके सर पे वो लायबिलिटी नहीं आएगी, इन बिल्कुल। शॉर्ट जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल। पर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी एडवाइस करता हूँ, मेरा खुद का पैशन है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो नेशन बिल्डिंग में जो सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं हमारे युवाएं देंगे, और जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया से, बड़े बड़े यूनिकॉर्न, बिलियन बन रहे हैं। पर मैंने एक चीज देखी अमूमन, और आपसे समझना चाहूंगा ज्यादातर मैं इस पे, कि अगर किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के पास एक्विजिशन का ऑफर आए तो उसको क्या दिमाग में बात रखनी चाहिए जब किस तरीके का ऑफर आए? तो देखिए, ये बड़ा सब्जेक्टिव प्रश्न है। हर स्टार्टअप फाउंडर की एक अपनी सोच होती है, एक अपना लक्ष्य होता है, एक अपना विजन होता है और अपना एक टारगेट होता है। तो जब उसकी ये सारी चीजों को मीटअप करने की क्षमता वो प्रपोजल या प्रपोजिशन रखे, तब उसे उस पर कॉल लेना चाहिए। लेकिन एक देसी भाषा में अगर मैं कहूं, तो आप किस व्यक्ति पे दाव लगा रहे हो, वो व्यक्ति कितना निष्ठावान है, वो कितना जमीन से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड लेवल का काम और सोच उसकी कितनी पक्की है, और उसका जो प्रोजेक्शन है, उसकी जो डिमांड की फोरकास्ट है, वो कितनी रियलिस्टिक आपको लगती है। इन चीजों का बेसिक एनालिसिस करने के बाद में आपको कॉल लेना चाहिए। अब मैं आप समझना चाहूंगा, इन मुद्दों के अलावा आप साइबर क्राइम और यूथ सेफ्टी इनिशिएटिव पे भी बहुत काम करते नजर आए हैं, और आपने कहीं ना कहीं जो एनजीओ है उनके साथ भी पार्टनरशिप करी थी, व्हाट नाउ के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो ज्यादातर फोकस है कि किस तरीके से जो यूथ है हमारा, जो साइबर बुलिंग होती है, उसको किस तरीके से अवेयरनेस लाया जाए ताकि वो खुल के और बात करे। तो जो आप देखते हैं, आपने जो कॉल सेंटर लगा रखे, किस तरीके के स्ट्रेस कॉल आपको आते हैं, या आपने जब साइबर क्राइम के बारे में आप जाके बात करते हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा टोटल अभी तक का? मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से हाइपरटेंशन और डायबिटीज को लोग लाइफस्टाइल डिजीज कहने लग गए हैं, आज के टेक्नोलॉजिकल युग में ये साइबर क्राइम, साइबर हैरेसमेंट, सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन अब्यूज एक बहुत बड़ा वैसा ही लाइफस्टाइल डिजीज बन गए हैं। व्हाट नाउ हमारा एकमात्र ऐसा हिंदुस्तान का एनजीओ है जो निशुल्क इन सारी चीजों से लड़ने और बचने के लिए जागरूकता और समाधान प्रोवाइड करता है। क्या होता है कि हम जब भी ये बातें बोलने अलग अलग मंच पे जाते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, अब कहने को तो आर्मी ऑफिसर है, पर उनका डिजिटल अरेस्ट हो गया। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द है ही नहीं। एक व्यक्ति जो रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल है, उसके साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया। अब कहने को तो वो बैंक ऑफिसर है, लेकिन जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है। सरकार अपने द्वारा बहुत सारी जागरूकता अभियान चला रही है, अलग अलग बोर्ड्स एस्टैब्लिश कर रही है। महाराष्ट्र सरकार में तो अलग साइबर पुलिस है, पर आज भी जमीनी स्तर पे
इस चीज का प्रसार प्रचार होने में समय लगेगा। और आई थिंक कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि आपके जैसे लोग जो आ रहे हैं सामने, जो अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया का भी एक बहुत बड़ा अपना रोल है इस पे। तो उस रोल के तहत हमने भी एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हमने लेटेस्ट डिस्कशन किया था पवन दुग्गल जी से। जब हम उस पर रिसर्च कर रहे थे, जो आपने अरेस्ट की बात करी, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द है ही नहीं, बट जो बुजुर्ग होते हैं घर के, बड़े वनरेबल होते हैं, बिल्कुल जो बच्चों से अलग रह रहे होते हैं। हमने बॉम्बे के केस देखे जिसमें 13 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, 8 करोड़ ट्रांसफर कर दिए गए। बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत केसेस रिपोर्ट नहीं भी होते, कि जो सामाजिक बंधन होते हैं, जो सामाजिक प्रेशर होते हैं, उसके कारण को बहुत सारे लोग बताते भी नहीं आगे कि उनके साथ ये सब हो चुका है। बट इसका सिग्नल यही है जो पवन दुग्गल जी ने बताया, जो बहुत बड़े साइबर एक्सपर्ट है। तो उन्होंने एक ही चीज कही कि आप सिर्फ उनके बिहेवियर को नोटिस करें। क्या वो ज्यादातर घर में अकेले बिताने लगे हैं, रूम में चुपचाप बैठने लगे हैं, या बैंक ज्यादा जाने लगे हैं? तो आपको ये 3-4 लक्षण होते हैं जो आप समझ सकते हैं कि क्या आपका परिवार का कोई व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट में है कि नहीं। क्योंकि अभी हम साइबर क्राइम के बारे में बात कर रहे थे, जैसा आपने कहा कि इसमें अवेयरनेस की और ज्यादा जरूरत है। पर एक अक्षत भाई, जो एक मैं चाहता हूँ इस मुद्दे पे आप थोड़ा लाइट डालें, और ये कहीं ना कहीं पेपरों में और न्यूज मीडिया में आर्टिकल्स में भी आया कि मार्च 2025 पे सीबीआई ने आपके अगेंस्ट कार्रवाई करी, एक एफआईआर डाला गया आपके अगेंस्ट, और बताया गया कि आपका एम्प्लॉय भी था। वो क्या पूरा किस्सा था? तो ये एक किस्सा ऐसा था जिसमें किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर एक ट्रैप सेट किया कि भैया किसी को हम कानूनी सलाह प्रदान कर रहे थे, उन्होंने मुकदमा ऐसा बना दिया अपने छल के द्वारा कि भैया हम उनसे किसी प्रकार की पैसे ले रहे हैं और हम उनका काम फेवरेबल करा के देंगे। बिल्कुल। जबकि अच्छी बात यह है कि जो पैसे उनके हमको आए थे वो एज अ फीस फॉर एडवाइस आए थे, जो उनको वापस जा चुके थे। दूसरी बात, जिसको वो हमारी एम्प्लॉय बना करके लाए थे वो कभी हमारी एम्प्लॉय थी नहीं। ओके, वो एम्प्लॉय थी नहीं हमारी। और तीसरी बात कि जो ऑर्डर वो चाह रहे थे कि उनके फेवर में हो, वैसा ऑर्डर उनके फेवर में कभी हुआ ही नहीं। वो इस प्रकरण के 2 महीने बाद वो ऑर्डर आया, वो भी उनके खिलाफ। तो एक षड्यंत्र के शिकार हमें बनाने का प्रयास किया गया, और उस षड्यंत्र में उनको ही नुकसान भरना पड़ा और भरना पड़ेगा, ऐसी हमारी खुद, हम तो कानून पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। पर चूंकि ये तो बेसिक बात है, आज भी ये मुकदमा जो है वो सब जुडिस है, तो इस पे हमें बात करना उचित नहीं है, पर सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसके लिए ये एक षड्यंत्र हमारे ऊपर रचा गया। तो जैसे साइबर क्राइम होता है वैसे ही किसी की तरक्की से लोगों को तकलीफ होती है, तो वो षड्यंत्र करते रहते हैं, वो उनका काम है। तो आपका मानना है कि इसमें कहीं भी AUCL का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और ये मामला सब जुडिस है अभी, और जो जिसका नाम बताया गया वो आपकी एम्प्लॉय थी? क्योंकि ये आर्टिकल आप किसी, मैंने पिंक पेपर में पढ़ा, तो उसी का मैंने रेफरेंस आपको बताया। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारा कोई भी इसमें लेना देना नहीं है। हमारा बिल्कुल मानना है कि षड्यंत्र के तहत हमें फंसाने की पूरी कोशिश की गई, और जब एजेंसियों के सामने, अदालतों के सामने बातें सामने आई तो उन्हें भी ये बात समझ में आ गई कि एक षड्यंत्र था। पर आपको मन व्यथित होता है कि इतना, अगर गाड़ी स्पीड में चल रही हो और अचानक से इतना बड़ा कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो परिवार का, आपका मनोबल कहीं हिलता हुआ नजर आता है आपको? क्षणिक मन व्यतीत या निराश होता है, पर उस निराशा को, जैसे मैंने हमेशा कहा कि जितनी बड़ी गाज गिरती है उतना बड़ा रास्ता खुलता है। उसके बाद में भी आज हम गेम चेंजर विद MJ में बैठे हैं, ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। अभी आपसे मैं समझना चाहूंगा, जो विकसित भारत की बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उस विकसित भारत में सबका कहीं ना कहीं योगदान है। वो कहते हैं ना सिर्फ किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का, स्टूडेंट्स का, सबका अपना अपना योगदान है। मोदी जी ने हम सबको एक टारगेट दिया एज ए लीडर कि 2047 तक भारत को यहाँ पे पहुंचना है, और कहीं ना कहीं सब मिलके लग चुके हैं, साथ में हाथ। मोदी जी जब कहते हैं तो पूरा देश सुनता है, पूरा विश्व सुनता है। मोदी जी कहते हैं कि गोल्ड नहीं लेना है तो लोग रुक जाते हैं कि अभी ये काम नहीं। मोदी जी ने एक आह्वान किया, विदेश नहीं जाना है, तो लोग, आप आज की डेट में आप डेटा पढ़ें,
कि डोमेस्टिक ट्रैवल कितना बढ़ गया, डोमेस्टिक टूरिज्म कितना बढ़ गया है। तो मोदी जी ने जो आह्वान किया है अभी हम सबसे, विकसित भारत का, क्योंकि सिंस आप इंफ्रा में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, रियलिटी में भी अभी आई थिंक यू स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर आल्सो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ल्ड में हम 10th पोजीशन में आते हैं अभी हम। तो उसका रोल आप विकसित भारत में कैसे देखते हैं? विकसित भारत की जो नींव है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही शुरू होती है। ये मेरा इसीलिए मानना है क्योंकि अब ये भारत रोटी कपड़ा और मकान से आगे बढ़ कर के इंफ्रास्ट्रक्चर और आधारू संरचना पे जीवित रहेगा। 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन आंकड़े को हमें पार करना है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम आज भी हो गए हैं, क्लोजर टू थर्ड पहुंच गए, क्लोजर टू थर्ड पहुंच गए हैं, बीच में थर्ड पे आ भी आगे गए थे थे ऑलमोस्ट। यस, तो हमारा जो नेता है, जो भारत देश का लीडर है, नरेंद्र मोदी, ये इतना प्रबल है कि इनकी जो नीति है कि नेतृत्व करना है तो सामने से करना है, लीड फ्रॉम फ्रंट, और जब नेतृत्व करना है तो पहले अपने जीवन में उतार करके करना है। तो उससे देश के हर नागरिक को ये लगा है कि भाई ये लिखित और बकत की बात नहीं है, ये तो व्यक्ति खुद झाड़ू उठा करके खड़ा हो गया स्वच्छ भारत अभियान में, ये तो खुद यमुना का कूड़ा साफ करने चला गया है। अब इसकी बात नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरी बात यह है कि आज कनेक्टिविटी जो है वो देश को अगर हमें उपलब्ध करानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ानी होगी, और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, सारी चीजें बढ़ती जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्टिविटी में उपयोग करना ये और कोई नहीं कर सकता था, ये हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी, इन्होंने जो काम किया है ये इसके कारण ही संभव हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो चीज दिखती है डेवलपमेंट के नाम पे वो है सड़क। आप देखिए, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से मेरठ, बंबई से पूना, दिल्ली से जयपुर, बेंगलोर से चेन्नई, ये सारे रास्ते आज ऐसे तैयार हो गए हैं कि फ्लाइट वालों की दुकान बंद हो गई है। वेरी ट्रू। आप इतनी जल्दी पहुंच जा रहे हैं। आप जैसे दिल्ली देहरादून की बात करें, मेरा खुद का अनुभव रहा है कि आप 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। जो रोड का जो जाल बिछ रहा है पूरे देश में, विश्व में, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ना सिर्फ रोड, रेलवे में आप देखिए बुलेट ट्रेन की तरफ अश्विनी वैष्णव जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अहमदाबाद बॉम्बे आप 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, विच इज फास्टर देन इवन एयर ट्रैवल, क्योंकि आप जाते हैं, चेक इन करते हैं, उससे ज्यादा स्पीड हो जाएगा। बट अक्षय जी, मैं समझना चाहता हूँ कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें मजबूत कानून बनाना कितनी जरूरी है आपके हिसाब से? क्योंकि कानून के आप समझदार हैं, जानकार हैं, उसके बारे में बताइए आप। इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में क्या होता है कि अगर मान लो कोई आपको सड़क तैयार करनी है जी, सबसे पहले लैंड एक्विजिशन की बात आती है जी, अब लैंड एक्विजिशन जो है वो सरकार का विषय है। जी, लैंड एक्विजिशन में देरी हो गई, ठेकरा कॉन्ट्रैक्टर के सर पे फूट जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने टाइम पे काम नहीं किया। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आज जो सबसे ज्यादा जरूरी काम करना है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो सब कॉन्ट्रैक्टर है, मिनिस्ट्री है, NHAI है, स्टेट PWD डिपार्टमेंट है, इन सब के लिए एक यूनिफॉर्म कानून की परिधि तैयार हो, जिससे कि इनकी समस्याओं का एकमात्र सिंगल विंडो क्लियरेंस से निवारण हो सके। जी, बहुत काम हुआ है जी, पर जब हम आगे की बात करते हैं जी, तो ये चीज बहुत आवश्यक है। ट्रू। तो आपको मानना है सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम और स्ट्रांगली होना चाहिए? काम बहुत हुआ है और काम होने की जरूरत है। अब इसके साथ साथ हम अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। मैं रैपिड फायर चालू करूं उससे पहले मैं आपसे 2-3 क्विक सवाल लेता हूं कि अगर अक्षत खेतान के ऊपर कभी एक बुक लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? शून्य। वाह, शून्य क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति को ये लगता है कि शून्य मतलब कुछ नहीं,
पर मेरा ये मानना है कि शून्य मतलब सब कुछ, शून्य से ही सारी उत्पत्ति होती है और वो उत्पत्ति अनंत की तरफ जाती है। क्या बात है, वेरी नाइस। अगर 20 साल के बाद अक्षत खेतान का नाम लिया जाए तो किस रूप में आपको लोग याद करें? एक सक्सेसफुल लॉयर, एंटरप्रेन्योर, और या ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को टॉर्चर दिखाता था? मेरा एक ऐसा बड़ा साधारण मानना है कि लोग सोचे कि भाई हमारा एक अच्छा मित्र था, हमारे लिए कुछ किया नहीं किया, हमें कभी कोई खराब सलाह ना दी, हमारे से कोई ठगी नहीं करी। पर सलाहकार जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक सलाहकार का काम बहुत रिलेवेंस है, और जैसा आपने कहा कि जीवन में कभी ठगी नहीं करी। अगर आपको मारवाड़ी कम्युनिटी की एक खूबी बतानी हो जिसे पूरा भारत अपनाए तो वो क्या होगी? दो चीजें जो मारवाड़ी कम्युनिटी ने बहुत अच्छे से अपनाई है और प्रदर्शित की है, वो है एक तो वसुदेव कुटुंबकम और दूसरा है अतिथि देवो भव। जो हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी में लोगों की आव भगत, मान मनोहार, बातचीत, प्रभाव कुशलता देखी गई है, उससे एक बेसिक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होता है कि आपका कंफर्ट लेवल बढ़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यापारिक तौर पे तो बहुत कुछ मारवाड़ियों से सीखने के लिए है, पर ये एक छोटी सी उनकी सबकी विशेषताएं रहती है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ट्रू। तो मैं अभी रैपिड फायर के आपसे कुछ सवाल लेता हूं जिसको आपको बिना सोचे जवाब देना है। ट्रुथ और स्ट्रेटेजी, अक्षत खेतान क्या अपनाते हैं? स्ट्रेटेजी। मनी और रेपुटेशन? रेपुटेशन। नरेंद्र मोदी की जब मैं बात करता तो उनका एक लाइन क्या आती है दिमाग में आपकी? कर्मठ। देवेंद्र फडणवीस जी? प्रभाव कुशल, सामने से नेतृत्व करने वाले। रतन टाटा? विजनरी। विराट कोहली और MS धोनी? विराट कोहली। विराट कोहली। ब्लैक कोट और बिजनेस सूट? ब्लैक कोट। ब्लैक कोट। सक्सेस और लेगेसी में क्या चुनेंगे आप? लेगेसी। लेगेसी। एक शब्द में बताइए AI के बारे में। नॉन रिप्लेसेबल टू ह्यूमन माइंड। स्टार्टअप इंडिया? अच्छा नाम है, काम होना बहुत जरूरी है। विकसित भारत? हमारे सबकी सच्चाई। एथिक्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। मैरिज? सोशली इंपॉर्टेंट। फेलियर? फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। गेम चेंजर? विद MG। वेरी नाइस। आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन इंडिया में और इंडिया के बाहर क्या है? मुझे वैसे माउंटेन्स का बड़ा शौक है, ठंडी जगहों पे, और मेरा ऐसा कोशिश रहता है कि अगर मुझे 2-3 दिन भी मिले तो मैं कश्मीर जाके आऊं। ओके। कश्मीर आपको पसंद है? कश्मीर मुझे बहुत पसंद है। ओके। चाहे मैं वहाँ पे कुछ भी ना करूं, बैठा रहूं, वादियां देखता रहूं, घूमूं, मुझे कश्मीर बहुत पसंद है। इंडिया के बाहर आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? इंडिया के बाहर बहुत सारे डेस्टिनेशन है, लेकिन एक फेवरेट डेस्टिनेशन यूके, लंदन। लास्ट मूवी कौन सी देखी आपने? धुरंधर। धुरंधर। क्या अच्छा लगा आपको धुरंधर? जिस प्रकार से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही है, उसका एक जो पृथक दर्शक हमने देखा, उससे हमें गर्वान्वित प्राउड महसूस हुआ। फीलिंग होती है। बिल्कुल। खाना क्या पसंद करते हैं अक्षत जी? अपना देसी राजस्थानी इंडियन फूड। दाल बाटी चूरमा? बिल्कुल। उससे बेहतर कोई खाना नहीं। नहीं। एक एडवाइस जो आप जितने भी लोग अभी देख रहे हैं हमें, उन सबको अक्षत खेतान की तरफ से एक एडवाइस क्या होगी? 1 लाइन जो अक्षत खेतान ने अपने जीवन में ढाली है और जिसके कारण वो वहां पहुंचे हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। जीवन में कोई बाईपास का रूट नहीं होता है, मेहनत और सफलता करो, सच्चाई को अपनाओ। थैंक यू वेरी मच अक्षत जी आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच। आपसे इंटरेक्ट करके हमें बहुत सारे पहलुओं के बारे में पता चला आपके। आई होप आपसे फिर से जल्द मुलाकात होगी। बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा, आज हम गेम चेंजर विद MJ बात करने के लिए माया नगरी मुंबई आ पहुंचे थे। माया नगरी में इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सपनों का शहर है। लाखों करोड़ों लोग इस शहर में सपने लेके आते हैं। उस सपनों को साकार करने के लिए कहीं ना कहीं रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। जब आप किसी तरीके का बिजनेस करते हैं, किसी तरीके का व्यवसाय करते हैं, जीवन में आपको
अलग अलग पहलू में जो भी रुकावटें आती हैं उसके बारे में हमने बड़ी डिटेल में चर्चा की थी अक्षत खेतान से, जो जानकार हैं कॉर्पोरेट लॉ के, लिटिगेशंस के, आईबीसी के। हमने बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करी। आई थिंक ये आपके लिए एक मास्टर क्लास है। अगर आप इस पॉडकास्ट को सेव करके रखें और जीवन में कभी भी बिजनेस में या कहीं पारिवारिक चीजों में, कहीं लीडरशिप में आपको किसी भी गाइडेंस की जरूरत है, तो मेरा मानना है कि ये पॉडकास्ट, ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत काम की चीज है। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग गेम चेंजर विद एमजे। अच्छा लग रहा है। बड़ा लोग आएंगे तो डोसा खाया सर। डोसा खाया तो मम्मी अकेले कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अक्षय जी आपका थोड़ा टचअप करना होगा। इनको ऐसा लगता है कि पूरा गवर्न करते हैं मुझे। यही है उसकी असली पहचान। ठीक है, कैमरा पे ना, मेहनत से लिखे हर एक नई उड़ान। स्वागत है अक्षत जी आपका। क्या हुआ, ऑर्डर गया? एक कोई केस बताइए आप, कोई कंपनी का नाम के साथ बताइए हमें, ताकि which can inspire people, लेना तो मेरे लिए which ठीक can नहीं inspire है। people। एकदम इमोशनल कर दिया मुझे। जिस वक्त मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं गेम चेंजर्स विद एमजे कर रहा होगा आपके साथ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।